नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। माइकल को नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन जब बिजली ने बिगिनिंग की विशाल आकृति को घेरना बंद कर दिया तो वह विपत्ति के हर निशान के साथ गायब हो गई। बिगिनिंग अपने छोटे आकार में वापस सिमट गया और खंडहर हो चुके मैदान के केंद्र में गतिहीन पड़ा रहा। कुछ देर की झिझक के बाद माइकल बिगिनिंग के बगल में प्रकट हुआ और एक पल बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज तो मैं वाकई बहुत भाग्यशाली हूँ, है ना? उसने अनजाने में कहा। चाहे वो जेस्टर का रूपांतरण हो या अचानक एक के बाद एक 4 रैंक 4 अंडेर का मिलना, हर घटनाक्रम मौजूदा माइकल के लिए काफी महत्वपूर्ण था। हालांकि रास्ते में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी हुई, लेकिन अंत अच्छा ही हुआ। तुम भी लेवल अप हो गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका संबंध उस रैंक 4 अमराजी बुजुर्ग को खाने से है। इस बारे में सोचते हुए माइकल को लगा कि यह एक अजीब संयोग है कि उसके दोनों टाइटन्स ने किसी न किसी तरह से अपनी श्रेणी से ऊपर की किसी चीज को खाकर रैंक 4 तक पहुंचने के लिए धोखाधड़ी की थी, और दोनों ही मामलों में उन्हें इसके साथ साथ अतिरिक्त लाभ भी मिले थे। हालांकि माइकल को पूरी उम्मीद थी कि यदि संभव हो तो इनमें से किसी भी तरीके की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। उनकी वर्तमान स्थिति में यदि लिली अपने पिछले रास्ते पर चलकर और रैंक 5 पर पहुंचने के लिए फिर से बिना अनुमति के किसी की चीजें खा जाती है, तो माइकल अपने सिर पर उस पैमाने का कर्ज उठाने के बजाय मौत तक लड़ना पसंद करेगा। जहां तक बिगिनिंग द्वारा अपने से ऊंचे पद वाले व्यक्ति को जीवन मरण की लड़ाई में हराने के तरीके की बात है, अगर इस मामले में उसके पास कोई विकल्प होता तो माइकल वास्तव में मौत को गले लगाना पसंद नहीं करता। जो भी हो, कम से कम अंत तो अच्छा हुआ। चौथे रैंक के अमजी बुजुर्ग को खाकर मिली नींव के बल पर बिगिनिंग आरोहण के तुरंत बाद ही 80वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो गया था। माइकल समझ गया था कि यह बिगिनिंग को उसके पिछले कार्यों से मिला मात्र सती लाभ था, बिल्कुल लिली की तरह, लेकिन वह इसके बारे में और गहराई से तभी जान सकता था जब वह बाद में दिखे। वर्तमान स्थान उपयुक्त नहीं था। माइकल द्वारा बिगिनिंग को उसके आरोहण को स्थिर करने के लिए ताबूत के स्थान में रखने के तुरंत बाद उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं जब उसने आकाश की ओर देखने के लिए मुड़ा। कुछ देर बाद उसके 2 अन्य रैंक 4 के मरे हुए प्राणी उसके बगल में आ गए। तीनों एक साथ खड़े होकर बिना कुछ बोले ऊपर की ओर देखते रहे। लगातार 2 व्यक्तियों ने आसपास के क्षेत्र से सभी जीवित प्राणियों को मिटा दिया था। रात के समय घने जंगल की सामान्य ध्वनियां पूरी तरह से गायब थीं। परिणामस्वरूप खंडहर हो चुके मैदान के ऊपर का आकाश असाधारण रूप से साफ, निर्मल और गहरा था, जिसमें कुछ भी हलचल नहीं थी सिवाय उस आकृति के जो उनसे बहुत ऊपर नीचे की ओर घूर रही थी। माइकल ने अपनी आंखों को सिकोड़कर रखा और पूरी कोशिश की कि वह अपना संयम न खो दे। उस आकृति से निकलने वाली आभा सबसे पहले महसूस हुई। उससे उत्पन्न अनुभूति उसके बगल में खड़े 2 मृतकों से निकलने वाली आभा से कम तीव्र नहीं थी, जिसका अर्थ था कि ऊपर जो भी था वह उस स्तर का था जो उसे उसके सबसे शक्तिशाली प्राणी के समान श्रेणी में रखता था। माइकल ने दूसरी बात जो नोटिस की वह थी उनकी शक्ल सूरत। वे पूरी तरह नग्न थे। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। उस आकृति ने बात की। क्या आप मेरे गुप्तांगों को घूरना बंद कर सकते हैं? ऊपर से आने वाली आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी और उसमें किसी प्रकार की शर्मिंदगी का भाव नहीं था। मुझे इंसानों और कुछ अन्य नस्लों की तरह खुद को ढकने की खास परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे नीचे घूरते नहीं हैं। माइकल की निगाहें तुरंत ऊपर की ओर उठी। वरिष्ठ, मुझे माफ करें, मैं खुद को रोक नहीं पाया। ऊपर से थोड़ी देर की शांति छा गई। तुम खुद को रोक नहीं पाए, उस आकृति ने बिना किसी भाव के दोहराया। फिर कुछ क्षण बाद तुम एक नग्न पुरुष को घूरने से खुद को रोक नहीं पाए। माइकल ने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर दिया। उसके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था जिससे उसकी स्थिति में कोई सार्थक सुधार हो सके, इसलिए उसने मौन को सबसे गरिमापूर्ण विकल्प के रूप में चुना और अपनी निगाहें उस आकृति के चेहरे पर, या कम से कम चेहरे के उस सामान्य क्षेत्र पर मजबूती से टिकाए रखी जिसे इस दूरी और कोण से देखने के लिए कुछ प्रयास की आवश्यकता थी। वह आकृति किसी भी बात से खास परेशान नहीं लग रही थी। माइकल ने और भी ध्यान से देखने का मौका लिया और उसे तुरंत एक अनुमान सूझा। आसपास के क्षेत्रों में चौथे दर्जे की महाशक्तियां आम नहीं थीं, और ऐसी कोई चीज इतनी जल्दी और इस तरह से केवल एक ही जगह से प्रकट हो सकती थी। वरिष्ठ, क्या आप जंगल के भीतरी इलाकों से हैं? माइकल ने सावधानीपूर्वक पूछा। हाँ, उस आकृति ने बिना इनकार किए कहा। हालांकि दोनों तरफ से कोई शत्रुतापूर्ण भावना नहीं थी, फिर भी माइकल को तुरंत चिंता की लहर महसूस हुई। उन्हें पता था कि विपत्ति को छिपाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जंगल के गहरे इलाकों से आए चौथे दर्जे के प्राणी का ध्यान उन पर व्यक्तिगत रूप से केंद्रित हो जाएगा। इससे अप्रत्यक्ष रूप से यह पुष्टि हो गई कि एवलोन फॉरेस्ट की गहराइयों में किसी भयानक जीव के छिपे होने की अफवाहें सच थीं। लेकिन पुष्टि से भी ज्यादा माइकल को इस बात की चिंता थी कि आगे चलकर इस तरह मिलने वाली प्रसिद्धि का उस पर क्या असर होगा। उसका इलाका जंगल की सीमा से ठीक बाहर था। रैंक 4 पर काम करने वाले किसी जीव के लिए यह कोई खास दूरी नहीं थी। क्या आपसे वह चैन से सो पाएगा? क्या उसे अपने इलाके में सुरक्षित महसूस करने के लिए भी हर जगह अपने साथ एक रैंक 4 के मरे हुए प्राणी को रखना पड़ेगा? माइकल ने धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ी और अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वरिष्ठ, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकता हूं? उन्होंने प्रश्न पूछते समय अपने लहजे को सावधानीपूर्वक तटस्थ रखा।
वह आकृति उसकी ओर नीचे देख रही थी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उस आकृति ने बोलना शुरू किया, क्या आप मुझे आपको खा जाने की अनुमति देंगे? माइकल के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। माइकल के चेहरे पर भावहीनता का भाव केवल एक क्षण के लिए ही रहा, उसके बाद उनके चेहरे पर एक तटस्थ भाव छा गया। उसे नहीं पता था कि इस विशेष प्राणी का ध्यान विशेष रूप से उस पर क्यों केंद्रित था, लेकिन माइकल एक सप्ताह पहले जैसा व्यक्ति था वैसा बिल्कुल नहीं था। उसके पास रैंक 4 के 4 अंडे थे, उनमें से 2 इस समय उसके बगल में खड़े थे। अगर यह इससे पहले होता तो जैसे ही उसे ऐसी कोई बात सुनाई देती वह तुरंत विजडम की अवस्था में आ जाता और जितनी तेजी से हो सकता था भाग जाता। माइकल को एक और दिन जीने के लिए भागने में कोई समस्या नहीं थी। माइकल की निगाहें क्षण भर के लिए उसके दोनों ओर खड़े 2 व्यक्तियों पर पड़ी, फिर ऊपर तैरती हुई नग्न आकृति की ओर वापस जाएं। अंततः माइकल ने कहा, मुझे डर है कि यह संभव नहीं होगा। ठीक है, यह आंकड़ा तब का है जब दोनों पक्ष एक ही समय पर हरकत करते हैं। तारांकन, स्वर्ग वास्तव में सभी के लिए समान था और केवल कुछ चुने हुए लोगों के प्रति ही पक्षपाती था। चाहे वे राक्षस हो या बुद्धिमान जातियां, स्वर्ग ने हर किसी को अपनी किस्मत और भाग्य के अनुसार चुनौती देने का मौका दिया। रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन पर्याप्त संसाधनों वाले और इसे हासिल करने के इच्छुक सभी प्राणियों के लिए अवसर मौजूद था। राक्षसों को वंश और दीर्घायु के रूप में विशेष लाभ प्राप्त होते थे। एक शक्तिशाली वंश का अर्थ था एक मजबूत प्रारंभिक अवस्था जिसमें ऐसी क्षमताएं होती थी जिन्हें बुद्धिमान जातियों को प्राप्त करने के लिए दशकों तक साधना करनी पड़ती थी। और समय भी एक महत्वपूर्ण कारक था। राक्षस स्वाभाविक रूप से अधिकांश बुद्धिमान जातियों की तुलना में कहीं अधिक समय तक जीवित रहते थे, जिसका अर्थ ये था कि एक औसत दर्जे की प्रतिभा वाले प्राणी के पास भी सदियों तक ऐसी शक्ति अर्जित करने का समय होता था जिसे कम उम्र वाले प्राणी केवल प्रयास, प्रतिभा या अवसरों के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते थे। इसके विपरीत बुद्धिमान जातियों को कुछ अलग ही चीज मिली। उनमें से अधिकांश वंशानुक्रम पर निर्भर नहीं रह सकते थे क्योंकि उनके शरीर में समान अंतर्निहित लाभ नहीं थे। इसके बजाय उनके पास ज्ञान था। शोजो एक विशालकाय प्राणी था और यद्यपि चौथे स्थान पर होने के बावजूद उसमें कुछ बुद्धिमान जातियों से कम बुद्धि नहीं थी, फिर भी अंततः वह एक विशालकाय प्राणी ही था। उसका मार्ग उनसे भिन्न था। 1000 साल पहले शोजो एक साधारण हिरण से ज्यादा कुछ नहीं था। कोई असाधारण हिरण नहीं, बस एक हिरण जो हिरणों की तरह अपना जीवन जी रहा था, जब तक कि एक दिन उसे एक ऐसा अवसर नहीं मिला जिसने आसपास के किसी भी अन्य जानवर के बजाय उसे ही क्यों चुना। इसका कोई विशेष कारण नहीं था। यह स्वर्ग की समानता का सबसे सच्चा रूप था। यह हमेशा योग्य लोगों को ही नहीं चुनता था, कभी कभी यह बस चुन लेता था। इस अवसर ने शोजो को अन्य जीवों को निगलने और उनके अंदर मौजूद तत्वों को अपनी शक्ति में परिवर्तित करने की क्षमता प्रदान कर दी थी। इसके बाद का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन स्वर्ग ने इसे कुछ अनमोल दिया था और इसने उस अनमोल चीज का भरपूर उपयोग किया था। 5 शताब्दियों से भी अधिक समय पहले शोजो लोग यहाँ आकर बस गए थे और उन्होंने एवलॉन फॉरेस्ट को एक खेत में बदल दिया था। यह अपने दायरे में राक्षसों को पालता पोसता था, उन्हें उस धैर्य के साथ विकसित करता था जो केवल इसकी लंबी आयु ही धारण कर सकती है, और जब वे इतने विकसित हो जाते थे कि उनका दोहन किया जा सके तो यह उन्हें निगल जाता था। इस चक्र ने पीढ़ियों तक उन जीवों के विकास को पोषित किया जो कभी समझ ही नहीं पाए कि जिस जंगल में वे रहते थे वह वास्तव में क्या था। कुछ समय पहले जब लिली के आरोहण ने रात के आकाश को चीर दिया और उसका दबाव गहरे जंगल में बाहर की ओर फैल गया, तो इसने शोजो को लंबे समय की शांति से जगा दिया था। उसने सोचा कि यह उसकी ही कोई फसल है जो ऊपर की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसने उसे खाने की जल्दी नहीं की। यह उनके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। शोजो ने सदियों पहले ही सीख लिया था कि जल्दबाजी की बजाय धैर्य से बेहतर परिणाम मिलते हैं। नव उन्नत प्राणी में अभी भी उसकी उन्नति का उथल पुथल चल रहा होता है। बेहतर यही था कि प्रतीक्षा की जाए, चीजों को स्थिर होने दिया जाए और नए पद को ठीक से आत्मसात होने दिया जाए। इससे स्वाद बेहतर होता है और उपज अधिक होती है। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लगभग तुरंत ही उसकी दूसरी फसल भी चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। एक ही रात में 2 घटनाएं। शोजो संदेह से भरा हुआ था। 5 शताब्दियों तक इस जंगल को अपने निजी साधना स्थल के रूप में इस्तेमाल करते हुए उनकी नाक के नीचे कई घटनाएं घटित हुई। उदाहरण के लिए, एक बार कुछ जादूगर वर्जित जादू का प्रयोग करते हुए उनके क्षेत्र के एक कोने में डेरा डाले हुए थे, और इससे पहले कि वे अपने प्रयास में बहुत आगे बढ़ पाते उन्होंने मनोरंजन के लिए उनमें से कुछ को खा लिया था। अजीबोगरीब घटनाएं उनके लिए नई नहीं थीं, लेकिन एक ही रात में एक ही जगह से उसकी 2 फसलों का उसके दर्जे तक पहुंचना इतने लंबे समय में कभी नहीं हुआ था। संभावना ही संदिग्ध लग रही थी, और उसके जंगल में कुछ भी गड़बड़ लगे तो उसकी जांच जरूरी थी। इस तरह से उसे माइकल का पता चला। कई साल पहले उस अवसर का लाभ उठाने के बाद शोजो की शक्ति बढ़ने के साथ साथ उसे साधारण ताकत से कहीं अधिक कुछ प्राप्त हो गया था। इसमें भाग्य को भांपने की क्षमता आ गई। बुद्धिमान जातियां इसे वंश या इसी तरह का कोई नाम देती थीं और शब्दावली बोलने वाले के अनुसार बदलती रहती थी, लेकिन शोजो इसे सरल शब्दों में समझते थे। कुछ प्राणियों के रक्त में कुछ विशेष गुण होता था, भाग्य या सौभाग्य का एक ऐसा घनत्व जो उन्हें सामान्य अस्तित्व से इस तरह अलग करता था जो पद या स्तर से परे था। जब शोजो का सामना इनमें से किसी एक व्यक्ति से हुआ तो वह जान गया। यह अनुभूति स्पष्ट और अचूक थी, ठीक वैसे ही जैसे साधारण भोजन और किसी दुर्लभ भोजन में अंतर होता है। यह विशेष जीवों को खाना पसंद करता था, उनकी गुणवत्ता बेहतर होती थी। साधारण जीवों को खाने से जो लाभ मिलता था उससे कहीं अधिक लाभ इससे प्राप्त होता था, चाहे वे साधारण जीव कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। सदियों पहले एक समय शोजो ने अपनी खुद की आपूर्ति विकसित करने का प्रयास किया था। उस समय ये तर्क उचित प्रतीत हुआ था। यदि विशेष नस्लों से बेहतर परिणाम प्राप्त होते तो अपने क्षेत्र में जानबूझकर उनका प्रजनन करना प्रतीक्षा करने और आशा करने की तुलना में अधिक कारगर होना चाहिए था। यह प्रक्रिया सामान्य राक्षसों की खेती की तुलना में धीमी थी।
वंश में निहित विशेष गुण सामान्य शक्ति की तरह साधना से तेजी से विकसित नहीं होते थे। यह अपनी गति से विकसित होते थे और इन्हें सार्थक रूप से शीघ्रता से विकसित नहीं किया जा सकता था। अंततः रणनीति पर अधीरता हावी हो गई। प्रयोग के इच्छित निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले ही शोजो ने अपने अविकसित बच्चों और उनकी माताओं को खा लिया। इसके बाद जो सफलता मिली वह महत्वपूर्ण, सुखद और दुखद दोनों थी, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण थी। उसने दोबारा उस प्रयोग को करने का प्रयास नहीं किया था। शोजो ने आखिरी बार उस विशेष गुण वाले व्यक्ति को लगभग 1 दशक पहले देखा था। उस व्यक्ति का व्यवहार किसी अजगर के समान प्रभावशाली था और उसके आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वह मनुष्यों में उच्च स्थान रखता था। दोनों की ताकत लगभग बराबर थी। मुकाबला खतरनाक था और शोजो बड़ी मुश्किल से जीत हासिल कर पाया, हालांकि उसे चोटें भी आईं। लेकिन जोखिम और लाभ साथ साथ चलते हैं। इसके बाद जो प्रगति हुई वह शोजो के इतिहास में बहुत लंबे समय बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रगति थी। लेकिन चोटों और उसके बाद हुई रिकवरी ने ही इसे लंबे समय तक आराम की ओर धकेल दिया था, जिससे ये हाल ही में बाहर निकला है। उस लड़ाई के बाद से शोजो को उस गुण वाले किसी अन्य प्राणी का सामना नहीं करना पड़ा था। आज रात तक अपने पूरे जीवन काल में माइकल शोजो द्वारा अब तक देखे गए सबसे खास प्राणियों में से एक था। यह कोई मामूली बयान नहीं था। शोजो 1000 साल से जी रहा था और अनगिनत जीवों से मिल चुका था। उनमें से किसी ने भी ऐसा महसूस नहीं किया था। शोजो कोई ऐसा प्राणी नहीं था जो मृत्यु की कामना करता हो। उस युवक के बगल में खड़े 2 रैंक 4 के साथियों को देखकर उसे हतोत्साहित हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश उसे वहां से हटने का मन नहीं हुआ। माइकल के खून में जो कुछ महसूस हो रहा था उसका आकर्षण गणना से कहीं अधिक मजबूत था। इससे शोजो को वह भूला हुआ एहसास याद आ गया जब उसे पहली बार वह अवसर मिला था। ये बिल्कुल इस पल जैसा ही था। ये नियति थी। हाँ, मानव स्वर्ग ने एक बार फिर इसे आशीर्वाद दिया हो। शायद अगर शोजो ने खुद को ठीक से शांत किया होता और अपने व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए समय निकाला होता तो उसे पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन शोजो ने खुद का विश्लेषण करने के लिए समय नहीं निकाला। इसका वही विश्वास था जो हमेशा से रहा था। जोखिम और लाभ साथ साथ चलते थे। इसके लंबे जीवनकाल में हर महत्वपूर्ण उपलब्धि वास्तविक खतरे से जुड़ी हुई थी और सबसे बड़ी उपलब्धियां सबसे बड़े खतरों से जुड़ी हुई थी। अगर यह युवक भी इसमें समझ आए तो भी सब कुछ सार्थक होगा। चौथे रैंक के अलौकिक प्राणी उस तरह से नहीं लड़ते थे जिस तरह से तीसरे रैंक से नीचे के प्राणी लड़ते थे। रैंक 3 से नीचे युद्ध मुख्य रूप से उपलब्ध प्राकृतिक शक्तियों या शुद्ध या मिश्रित शारीरिक शक्ति के प्रयोग पर आधारित था। यह अपने आप में शक्तिशाली था और पर्याप्त बल के साथ प्रयोग किए जाने पर विनाशकारी परिणाम दे सकता था, लेकिन अंततः यह प्रत्यक्ष प्रयोग पर ही निर्भर था। एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराती थी और उस संपर्क को व्यवस्थित करने के तरीके में विभिन्न स्तर की जटिलताएं होती थीं। तीसरा स्थान उससे भी एक कदम आगे था। उस स्तर पर सबसे शक्तिशाली हमले विधि कौशल थे जो साधक के व्यक्तिगत विधि बीज से उत्पन्न क्षमताएं थीं। लेकिन रैंक 4 फिर से अलग थी। जब चौथे दर्जे के प्राणी आपस में लड़ते थे तो उनकी पहली प्राथमिकता पारंपरिक अर्थों में आक्रमण या रक्षा नहीं होती थी, बल्कि उनकी प्राथमिकता अपने घरेलू मैदान पर लाभ प्राप्त करना होती थी। अपने प्रतिद्वंदी को अपने क्षेत्र में खींचकर उसे वही रोके रखने की क्षमता उस स्तर पर उपलब्ध निर्णायक लाभ था, और जो लोग उस लाभ को स्थापित करने और बनाए रखने का तरीका समझते थे वे ही लड़ाई हारने की तुलना में अधिक बार जीतते थे। विधि क्षेत्र ही वह तत्व था जो चौथे स्तर को उससे नीचे के सभी स्तरों से अलग करता था। जहां विधि का बीज आंतरिक रूप से विद्यमान होता था, जो भौतिक शरीर के साथ आंशिक रूप से विलीन हो चुकी आत्मा के भीतर विकसित और परिष्कृत होता था, वही विधि क्षेत्र उसी विधि का बाह्य प्रकटीकरण था जो आसपास के संसार में प्रकट होता था। रैंक 4 के अलौकिक प्राणी जिन्होंने अपने क्षेत्र को सक्रिय किया वे केवल शक्तिशाली ही नहीं बने, उन्होंने अपने कब्जे वाले क्षेत्र के नियमों को बदल दिया और लड़ाई की परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लिया। जब समान शक्ति वाले 2 रैंक 4 प्राणी एक साथ अपने अपने क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं तो प्रतिस्पर्धी प्रभाव एक दूसरे को रद्द करने लगते हैं, जिससे एक ऐसा विवादित क्षेत्र बनता है जहां किसी को भी स्पष्ट लाभ नहीं होता है और कच्ची ताकत फिर से प्राथमिक निर्णायक कारक बन जाती है। इसका अर्थ ये था कि जो व्यक्ति सबसे पहले अपना प्रभुत्व स्थापित करता था उसे अधिकांश लेन देन में सबसे बड़ा लाभ मिलता था। किसी दूसरे के प्रभुत्व में होना केवल नुकसानदायक ही नहीं था, एक बार प्रभुत्व में प्रवेश करने के बाद उससे बाहर निकलना संभव था, लेकिन इसके लिए असाधारण शक्ति की आवश्यकता होती थी जो सीधे प्रभाव को पराजित करने में सक्षम हो। रैंक 4 की अधिकांश लड़ाइयों में जो पहले चलता था उसे सबसे अधिक लाभ होता था। इसी वजह से रैंक 4 के गंभीर मुकाबले में पहला कदम शायद ही कभी हमला होता था। यह डोमेन का टकराव था। जैसे ही शोजो ने हमला करने का इरादा दिखाया, माइकल के 2 अन्य रैंक 4 अनडेड ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन वे एक कदम धीमे थे। अंततः वे 2 नव पुनर्जीवित मरे हुए प्राणी थे। चाहे वे शारीरिक शक्ति के मामले में कितने भी सक्षम हो या पुनरुत्थान की प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने अपनी मूल शक्ति का कितना भी हिस्सा बरकरार रखा हो या प्राप्त किया हो, वे अभी भी नव पुनर्जीवित होने के कारण आने वाली विशेष सुस्ती के साथ काम कर रहे थे। सहज प्रवृत्तियां मौजूद थीं, शरीर के भीतर किसी न किसी रूप में संरक्षित थीं और उनके अतीत के अवशेष भी थे, लेकिन उनकी धार अभी तक तेज नहीं हुई थी। रैंक 4 का राक्षसी अलौकिक प्राणी भी एक विशेष मामला था, क्योंकि जेस्टर ने जानकारी निकालने के लिए उसकी चेतना को निगल लिया था। किसी व्यक्ति का सच्चा स्वरूप अंततः मन के बजाय आत्मा में निहित होता है, इसलिए कोई विनाशकारी क्षति नहीं हुई थी, लेकिन एक खाली खोपड़ी फिर भी एक खाली खोपड़ी ही थी। समय बीतने पर ऐसी समस्या अपने आप ही हल हो जाती। इसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। जानबूझकर प्रयास किए बिना भी एक नया मरे हुए प्राणी को यदि प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में रहने के लिए छोड़ दिया जाता तो वह धीरे धीरे एक नई पहचान के निशान जमा कर लेता और पुनरुत्थान के बाद बचे हुए खाली स्थानों को भर देता। दुर्भाग्यवश फिलहाल माइकल के लिए रैंक 4 के 2 अनडेड नए एआई टूल की तरह थे।
तीनों ने एक ही समय में अपने अपने क्षेत्र छोड़े, हालांकि दोनों मरे हुए प्राणी थोड़े धीमे थे। आकाश का रंग तुरंत बदल गया। उनके ऊपर शोजो के केंद्र में आकाश लाल हो गया, जो शोजो की स्थिति से बाहर की ओर उस जमीन की ओर फैल रहा था जहां माइकल और उसके मरे हुए साथी खड़े थे। यह उन्हें अपने आगोश में लेना चाहता था। माइकल के बाईं ओर राक्षसी अलौकिक शक्तियों ने अपना प्रभाव फैला दिया। उस दिशा में जमीन सबसे पहले बदली। जहां वह स्थित थी वहां से एक अंधकार में खाली संसार बाहर की ओर फैला हुआ था, रंगीन और सपाट, जिसकी सतह पर काला पानी स्थिर पड़ा हुआ था। माइकल के दाहिनी ओर ड्रेकब्लेड का इलाका खुल गया। एक धधकती पर्वत श्रृंखला अचानक अस्तित्व में आ गई। पल भर में चोटियां उभर आई। उनकी सतहें गहरे लाल और काले रंग की थीं और उनके बीच पिघली हुई चट्टान की नसें फैली हुई थीं। ऊष्मा तुरंत बाहर की ओर विकीर्ण हुई और हवा पर दबाव बनाने लगी। तीनों क्षेत्र अपने मध्य बिंदुओं पर मिले, लेकिन माइकल की उम्मीद के मुताबिक किसी नाटकीय विस्फोट के बजाय वे आपस में ही समाप्त हो गए। जो भी घटनाएं अभी अभी प्रकट हुई थीं, वे बिना किसी निशान के गायब हो गईं, मानो वे तीनों दुनियाएं जो कुछ समय के लिए अस्तित्व में थीं, कभी प्रकट ही नहीं हुई थीं। माइकल को रैंक 4 के अलौकिक प्राणियों की विधियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन वह केवल बुनियादी बातों को ही जानता था, जिससे वह काफी हद तक अनभिज्ञ रह गया, क्योंकि वह केवल अपने मरे हुए साथी और शोजो को एक दूसरे पर दांव लगाते हुए देख सकता था। अगर माइकल को रैंक 4 की लड़ाई के बारे में थोड़ी और जानकारी होती, तो वह तुरंत समझ जाता कि तीनों डोमेन में से किसी एक से भी कोई स्पष्ट लाभ मिलने के बजाय वे डोमेन आपस में ही क्यों रद्द हो गए थे। रैंक 4 का प्रत्येक डोमेन स्वतंत्र था। प्रत्येक डोमेन अपने स्वामी के नियम का बाहरी दुनिया में प्रक्षेपण था। एक डोमेन की शक्ति सीधे उसके पीछे वाले डोमेन की शक्ति से जुड़ी होती थी, जिसका अर्थ था कि समान शक्ति वाले दो डोमेन एक दूसरे पर दबाव डालने से ठीक वही परिणाम प्राप्त होता जो यहाँ हुआ था, एक निरस्तीकरण। हालांकि तर्क इससे कहीं आगे तक जाता है और यहीं से चीजें एक ऐसे तरीके से जटिल हो गईं जिसे माइकल को अभी तक समझना बाकी है। शोजो के सामने दो बनाम एक की स्थिति थी, एक डोमेन के मुकाबले दो। सही तौर पर देखा जाए तो यह माइकल की टीम के लिए फायदेमंद होना चाहिए था, लेकिन डोमेन ऐसे काम नहीं करते। एक ही स्थान पर छोड़े गए दो क्षेत्रों ने अपनी शक्ति का संयोजन नहीं किया। वे एक दूसरे से स्वतंत्र रहे, भले ही उनके स्वामी एक ही पक्ष में थे। प्रत्येक ने विवादित क्षेत्र पर एक अलग प्रभाव के रूप में कब्जा जमाए रखा। इसका परिणाम शोजो के खिलाफ दबाव को दोगुना करना नहीं था। ये तीन अलग अलग क्षेत्र थे जो एक ही समय में एक दूसरे पर दबाव डाल रहे थे, और तीनों संबंधों पर एक ही निरस्तीकरण तर्क लागू हो रहा था। जिस चीज से समन्वित लाभ मिलना चाहिए था, उसके बजाय तीन तरफा गतिरोध उत्पन्न हो गया। यदि दोनों मरे हुओं में से एक डोमेन शक्ति के मामले में शोजो से व्यक्तिगत रूप से अधिक शक्तिशाली होता, तो आमने सामने की लड़ाई में उसे वास्तविक लाभ मिल सकता था। लेकिन जैसे ही दूसरे मरे हुए ने अपने डोमेन को उसके साथ सक्रिय किया, वह संभावित लाभ समाप्त हो गया। जब तक पार्टियों के बीच सत्ता का अंतर इतना बड़ा ना हो कि एक क्षेत्र बाकी सभी क्षेत्रों पर हावी हो जाए, तब तक एक ही स्थान पर कई क्षेत्रों को मुक्त करना प्रतिकूल होगा। अनजान माइकल अपनी जगह से सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि उसके मरे हुए सैनिक ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि रद्द होने का मतलब यह नहीं था कि लेन देन समाप्त हो गया था। शोजो को शायद उम्मीद थी कि उसका पहला कदम विफल हो जाएगा, लेकिन माइकल और उसके समूह को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि शोजो तुरंत दूसरी बार अपना डोमेन जारी कर देगा। लाल आसमान फिर से छा गया और उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। माइकल ने देखा कि लाल धुंध का एक विशाल घेरा उसे घेर रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह अपने दो मरे हुए साथियों के साथ शोजो के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। दुनिया बदल गई। एक पल पहले माइकल खुले आसमान के नीचे उबड़ खाबड़ जमीन पर खड़ा था। अगले ही पल उसके सामने का नजारा बदल गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन नर्म और लचीली थी, कीचड़ से भरी और गीली थी। उसका रंग गहरा लाल था और उसे देखते ही माइकल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। न केवल जमीन लाल थी और लाल तरल से गीली थी, बल्कि ऊपर का आकाश भी लाल था। शायद ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि आकाश हवा में तैरता हुआ तरल रक्त का एक पिंड था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर चीज से लोहे की गंध आ रही थी। माइकल ने उस जगह के चारों ओर देखा जहां उन्हें खींचकर लाया गया था और महसूस किया कि हर दिशा से एक साथ उस पर दबाव पड़ रहा है। उसी समय उसने अपनी शक्ति में कमी महसूस की, जिसे उसने तुरंत शोजो के क्षेत्र में होने से जोड़ा। वर्तमान स्थिति ने उसे नरक की याद दिला दी, जहां वैकल्पिक स्थान से संबंधित कुछ नियम कई चीजों को दबा देते थे। ये घरेलू मैदान का फायदा था। जैसे ही माइकल ने अपनी ताकत में कमी महसूस की, खून से लथपथ आकाश के नीचे उसके और उसके मरे हुए साथियों के ऊपर एक आकृति प्रकट हुई। ये शोजो ही था, लेकिन इस बार यह अपने मानवीय रूप में नहीं बल्कि अपने वास्तविक रूप में था। रक्त से सने आकाश से नीचे उतरने वाली आकृति वह नग्न मानव रूप नहीं थी जिससे माइकल कुछ क्षण पहले बात कर रहा था। उनके ऊपर जो चीज दिखाई दी वह एक हिरण था। यह बहुत विशाल था। जैसे जैसे यह नीचे उतरता गया, इसकी विशालता का एहसास होता गया। इसका शरीर इतना ऊंचा था कि आसपास की पहाड़ियां इसके सामने छोटी लगने लगी। इसका शरीर लाल रंग का था, जिसमें असामान्य रंग थे। सींग सबसे आकर्षक हिस्सा थे। वे ऊंचे और चौड़े फैले हुए थे और उनकी पूरी लंबाई में गहरे रंग की नसें फैली हुई थीं, जो हल्की हल्की धड़कन पैदा करती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो वे जीवित हों। यह भयावह था। शोजो का असली रूप देखकर माइकल के मन में सबसे पहला यही विचार आया। आसपास का माहौल स्थिति को और भी बदतर बना रहा था। लाल जमीन, खून जैसे लाल आसमान और हर तरफ फैली लोहे की गंध के बीच शोजो का रूप देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर भी उसी समय माइकल इसकी सुंदरता को देखकर थोड़ा विस्मय महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। किसी व्यक्ति का वर्ग उसके मालिक को उन तरीकों से प्रभावित कर सकता है जो बाहर से हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं। अग्नि तत्व में वर्षों तक तल्लीन रहने वाला अग्नि जादूगर अक्सर अग्नि को दुनिया की सबसे सुंदर और सुकून देने वाली वस्तु मानता है। वहीं विष पर आधारित एक वर्ग अंततः विषयों के साथ अपने स्वामी के संबंध को पूरी तरह से बदल देता है।
जिन चीजों का स्वाद किसी आम इंसान की जान ले सकता है, उनका स्वाद भी शायद उन्हें अच्छा लगने लगे। कुछ विष विशेषज्ञों में विष के प्रति ऐसी पसंद विकसित हो जाती है जो युद्ध में उपयोगिता से कहीं बढ़कर भूख जैसी हो जाती है, और समय के साथ साथ उन्हें ऐसी किसी भी चीज से असुविधा होने लगती है जिसमें ये गुण न हो। प्रारंभिक चरणों में वर्ग का प्रभाव सूक्ष्म था और बाद के चरणों में स्पष्ट था, हालांकि यह बात सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं थी। माइकल एक जादूगर था, अब अधिक सटीक रूप से कहें तो मृत्यु का उत्तराधिकारी। वह इस पेशे में केवल कुछ महीनों से ही था, जो उन लोगों के मानकों के अनुसार नगण्य था जिन्होंने इसी मार्ग पर दशकों या सदियों बिताए थे। हालांकि तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो उन पर इसका प्रभाव न्यूनतम होना चाहिए था, फिर भी ये प्रभाव मौजूद था। विश्वास उनमें से एक था। उन्होंने पाया कि वे जीवितों की तुलना में मृतकों के प्रति अधिक स्वाभाविक विश्वास प्रदर्शित करते हैं। सुंदरता एक और पहलू था। किसी को भी उस आकर्षक रूप से भ्रमित नहीं होना चाहिए जो उनके मरे हुए प्राणियों ने महान अवस्था में प्रवेश करने और मानव रूप प्राप्त करने के बाद विकसित कर लिया था। इसके भीतर उनमें से कई ने अपने विकृत वास्तविक रूप को बरकरार रखा था। माइकल पिछले लगभग 1 साल से लगभग हर दिन अलग अलग अवस्थाओं में लाशों और मरे हुओं के बीच रहा था। इस दौरान उसके लिए अजीब लगने वाली चीजों की सीमा काफी बदल गई थी। जो चीजें पहले उसे परेशान कर देती थीं, अब उन पर उसकी वैसी प्रतिक्रिया नहीं होती थी। असामान्य चीजें अब उसे परिचित लगने लगी थीं। उन दोनों मरे हुओं को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके स्वामी को क्या सुंदर लगता है या क्या विचलित करने वाला। उन्हें बस इतना ही समझ आया कि शोजो उनके स्वामी के लिए खतरा था। अपने प्रतिद्वंदी के क्षेत्र में खुद को नुकसान में समझते हुए दोनों ने सहज रूप से अपने अपने क्षेत्रों को एक साथ सक्रिय कर दिया। उनके पिछले कार्यों की तुलना में किसी डोमेन को रद्द करने का यह एक उचित तरीका था। किसी शत्रु के क्षेत्र के भीतर अपने क्षेत्र को सक्रिय करना अंदर से बाहर निकलने के लिए उपलब्ध सबसे क्रूर तरीकों में से एक था, लेकिन जब एक पक्ष पहले से ही अपने क्षेत्र में स्थापित हो जाता था तो उस निष्क्रियता की प्रभावशीलता काफी कम हो जाती थी। अंदर से बाहर निकलने के लिए या तो स्थापित प्रभाव को खत्म करने के लिए पर्याप्त कच्ची शक्ति की आवश्यकता थी, या प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों की एक निरंतर प्रतियोगिता की आवश्यकता थी जो धीरे धीरे भीतर से घरेलू मैदान के लाभ को कम करती थी, जो कि एक थका देने वाला तरीका था। इसी तरह के कारणों से जैसे जैसे किसी देश की शक्ति बढ़ती जाती थी, युद्ध या तो बहुत कम समय के होते थे या बहुत लंबे समय के। जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके तरीके भी बढ़ते गए। जब तक शक्ति में अंतर इतना बड़ा ना हो कि तत्काल समाधान निकालना पड़े, तब तक उच्च शक्ति वाले समान स्तर के पक्षों के बीच की लड़ाई जल्दी समाप्त नहीं होगी। शोजो ने दोनों डोमेन को सक्रिय होते देखा और अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकाली। हवा में खून की भले जैसी आकृतियां बन गईं, उनमें से दर्जनों ऊपर के तरल आकाश से संघनित होकर नीचे गिरने लगी। मरे हुए ड्रेकब्लड ने दहाड़ लगाए और हमले का सामना करने के लिए ऊपर की ओर उड़ गया। उसी क्षण उसका रूप बदल गया, उसका मानवरूपी रूप गायब हो गया और उसका असली रूप प्रकट हो गया। माइकल के नीचे आकाश गहराता चला गया जब उसने देखा कि मरे हुए ड्रेकब्लड ने ऊपर की ओर छलांग लगाए और नीचे गिरते हुए भालों का सीधे सामना किया। माइकल के बगल में जमीन पर अमानवीय राक्षसी शक्तियां भी हिलने लगीं। चारों ओर से अचानक काला पानी उठा, ऊपर की ओर खींचता हुआ और बाहर की ओर एक घुमावदार आकृति में फैल गया, जिसने खुद को माइकल और उसके बीच में स्थापित कर लिया। जैसे जैसे पानी ने अपना आकार लिया, वह जम गया और एक ऐसी घनी ढाल बन गई कि उसकी ओर मुड़ने वाले रक्त के भले सतह से टकराकर रुक गए और काले पानी में समा गए, बजाय इसके कि वे उसमें प्रवेश कर सकें। ये सब कुछ पल भर में घटित हो गया। माइकल की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वह शुरू से ही वहां मौजूद था, लेकिन उसका मस्तिष्क और इंद्रियां घटनाओं के वास्तविक क्रम के बजाय केवल आंशिक रूप से ही उनका अनुसरण कर पाईं, जिससे उन्हें केवल छाप और परछाई ही दिखाई दी। उसका मिजाज गंभीर हो गया। उसने इससे पहले लड़ी गई पौराणिक स्तर की लड़ाइयों के बारे में सोचा जिनमें वह बच निकला था। अपने ऊपर हो रही घटनाओं को देखते हुए और अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस की जा सकने वाली चीजों और वास्तव में घटित हो रही चीजों के बीच के अंतर को समझते हुए उसे अब और भी स्पष्ट रूप से समझ में आया कि उन सभी मुठभेड़ों में वह मौत के कितने करीब पहुंच गया था। हालांकि अपने आसपास मौजूद खतरे को देखते हुए माइकल ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और अपना ध्यान वर्तमान पर वापस केंद्रित किया। उसके ऊपर मरे हुए ड्रेकब्लड और शोजो खून से लथपथ आकाश में एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसके प्रभाव से ऊपर के तरल में लहरें फैलती हुई छल्लेनुमा आकृतियां बना रही थीं। यह इलाका विशाल था और इसे अपनी ही दुनिया कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माइकल को लगभग यकीन था कि अगर वे उसके करीब लड़े तो सिर्फ झटके ही उसे मौत के मुंह तक पहुंचा देंगे। शोजो को ड्रेकब्लड के बराबर मुकाबला करते देख माइकल आश्चर्य से देखता रहा। वह ये नहीं बता सकता था कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन इसका मतलब यह था कि शोजो का स्तर बहुत ऊंचा था, संभवतः वह एक पौराणिक प्राणी के अंतिम चरण में था। दूसरी ओर मरे हुए राक्षसी अलौकिक प्राणी ने उसके बगल में अपनी स्थिति बनाए रखी। काले पानी की ढाल ने ऊपर हो रहे मुख्य आक्रमण से दूर मुड़ने वाले हमलों को अवशोषित कर लिया। माइकल का दिमाग एकाग्र हो गया और उसने तुरंत अपना अगला कदम तय कर लिया। उन्हें डोमेन रद्द करना पड़ा। रक्तपात से लथपथ इस दुनिया में शोजो का दिल शांत नहीं था। इसने आत्मविश्वास के साथ आदान प्रदान शुरू किया था, फिर भी मरे हुए ड्रेकब्लड ने इसका डटकर मुकाबला किया। शोजो को पिछले 1 दशक से भी कम समय में ऐसा महसूस नहीं हुआ था। पिछली बार जब इसका सामना इस स्तर के प्रतिद्वंद्वी से हुआ था तो वह ड्रैगन की आकृति वाला व्यक्ति था, जिसके रक्त में वह विशेष गुण समाहित था और जिसकी ताकत ने शोजो को एक कठिन और महंगी जीत तक पहुंचाया था। शोजो की हाल की यादों में वह मुकाबला वर्षों में उसके द्वारा झेली गई एकमात्र वास्तविक परीक्षा के रूप में दर्ज है। अब यहाँ एक और था, नहीं 2 थे। नीचे वाला अभी तक लड़ नहीं रहा था। क्या इस शक्ति वाले प्राणी अब अधिक सामान्य होते जा रहे थे? क्या 1000 वर्षों में इसने जिन मानकों के आधार पर खुद को परखा था, वे इसके लंबे विश्राम के दौरान बदल गए थे? शोजो ने अपने लंबे जीवनकाल में कई जीवों को अपने स्तर तक पहुंचते देखा था।
उनमें से अधिकतर उसके फार्म से निकले भाग्यशाली वंशज थे, लेकिन उनकी संख्या भी बहुत कम थी। उसकी अधिकांश वृद्धि महान स्तर के जीवों की बड़ी संख्या को खाकर हुई थी। महान स्तर के जीव आसानी से उपलब्ध थे, बड़ी संख्या में उनका पालन पोषण करना आसान था और उनका शिकार करना कहीं कम खतरनाक था। प्रति जीव उपज कम थी, लेकिन मात्रा इसकी भरपाई कर देती थी। बहरहाल इन सब बातों से यह स्पष्ट हो गया कि पौराणिक स्तर के प्राणियों की संख्या वास्तव में कितनी सीमित थी। रुको, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या इसके यहाँ आने का कारण दो प्राणियों का पौराणिक अवस्था तक पहुंचना ही नहीं था? यह विचार शोजो पर एक शारीरिक आघात की तरह हावी हो गया। जैसे ही वह ड्रेकब्लिड से अलग हुआ और अचानक अत्यंत तीव्र ध्यान के साथ माइकल की स्थिति की ओर नीचे की ओर मुड़ा, उसके भीतर एक ठंडा और गहरा अफसोस छा गया। जो कुछ उसने देखा उससे उस भयावह सच्चाई की पुष्टि हो गई जिसका उसे अभी अभी एहसास हुआ था। उस युवक के बगल में दो और आकृतियां खड़ी थीं, 4 पौराणिक स्टेज जीव। उस युवक के पास 4 पौराणिक अवस्था के जीव थे। शोजो के भीतर एक ऐसा भय उत्पन्न हुआ जैसा उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। उसने देखा कि नीचे मौजूद तीनों मरे हुए प्राणी एक साथ अपने अपने क्षेत्र सक्रिय कर रहे हैं। ऊपर मौजूद ड्रेकब्लिड भी उनसे जुड़ गया और उसका अपना क्षेत्र बाहर की ओर फैलकर अंतरिक्ष में एक चौथा प्रतिस्पर्धी प्रभाव जोड़ रहा था। क्रिम्सन बरियल ग्राउंड के अंदर 4 डोमेन एक साथ सक्रिय हो गए। शोजो कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लाल कब्रिस्तान कांप उठा और फिर बिखर गया। रक्त से रंगा आकाश फट गया। लाल धरती घुल गई। लोहे की गंध गायब हो गई। पहाड़ियां, नहरें और ऊपर बहता पानी सब एक साथ बिखर गए। जैसे ही पूरा क्षेत्र ढह गया, वे सभी फिर से बाहर दिखाई दिए। उनके ऊपर सदाबहार वन का रात्रि आकाश फिर से साफ और गहरा हो गया और शोजो खुले आसमान के नीचे अपने वास्तविक रूप में खड़ा था। शोजो में कई गुण थे, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। लालची जरूर था, लेकिन मूर्ख नहीं। यदि वह सचमुच मूर्ख होता तो 1000 साल पहले उसे जो अवसर मिला होता, उसके बावजूद भी वह कभी अपने वर्तमान स्तर तक नहीं पहुंच पाता। जैसे ही क्रिम्सन बरियल ग्राउंड में मौजूद लोग तितर-बितर हुए, शोजो मुड़ा और बिना किसी झिझक के भाग गया। उन्होंने इसे कायरता नहीं माना। कायर खतरनाक लड़ाइयों से भाग जाता है। शोजो उन लड़ाइयों से भागता था जिनमें उसकी जान को बहुत ही अनुचित और अस्वीकार्य खतरा होता था, जो कि बिल्कुल अलग बात थी। बाद वाले में शर्म की कोई बात नहीं थी। केवल मूर्खी बहादुरी को बिना किसी लाभ के मरने की इच्छा से जोड़कर देखते हैं। बहरहाल अब पीछे हटना किसी बात का अंत नहीं था। मानव युवावस्था अचानक ही संसार से गायब नहीं होने वाली थी। ये बाद में फिर से कोशिश कर सकता है। हालांकि माइकल को ठीक इसी बात का डर था। सीधे टकराव में, जहां उसके पास उसके मरे हुए सैनिक मौजूद थे, एक अकेला पौराणिक स्तर का प्राणी उसके लिए चिंता का विषय नहीं था। संख्या बल उसके पक्ष में था और जब तक वह अपने पास मौजूद संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकता था, स्थिति नियंत्रण में थी। लेकिन एक ऐसा प्राणी जो सीधे टकराव के बजाय अंधेरे में रहना पसंद करे, वह बिल्कुल अलग समस्या थी। माइकल उसका अमर प्राणी नहीं था, वह तो बस एक महान स्तर का जागृत प्राणी था। एक ऐसे प्राणी के सामने जिससे वह लगभग अर्धदेवता होने का डर रखता था, शोजो का एक ही मुक्का उसकी जान लेने के लिए काफी होता। यही कारण था कि क्रिम्सन बरियल ग्राउंड के पूरी तरह ढहने से पहले ही माइकल ने अपने मरे हुए सैनिकों को पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दे दिया था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसका इलाका जंगल के किनारे पर था। वह उस इलाके में कभी भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सकता था, ये जानते हुए कि शोजो जैसे काबिल व्यक्ति की उस पर नजर होने की संभावना थी। जब तक ये प्राणी मर नहीं जाता, माइकल को सच्ची मानसिक शांति नहीं मिल सकती थी। एक अच्छा दुश्मन मरा हुआ दुश्मन होता है। माइकल इस बात का पक्का समर्थक था। जैसे ही शोजो ने अपनी स्थानिक क्षमता का उपयोग करने और खुद को इस स्थिति से दूर करने के लिए खुद को संभाला, उसने महसूस किया कि ड्रेकब्लिड की निगाहें उस पर टिक गई हैं। इसके तुरंत बाद पंजे से हमला हुआ। शोजो को ड्रेकब्लिड के अग्नि तत्व का नियम उसमें समाहित दिखाई दे रहा था और जैसे जैसे वह पंजा दूरी तय कर रहा था, गर्मी उसके आसपास की हवा को विकृत कर रही थी। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। ड्रैगन वंश से संबंधित किसी भी चीज के लिए अग्नि पर आधारित नियम कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ड्रैगनों का रक्त प्रचंड होता था और उस वंश से उत्पन्न होने वाली शक्तियां तत्वों के स्पेक्ट्रम के विनाशकारी छोर की ओर प्रवृत्त होती थी। इससे भी अधिक घृणित बात यह थी कि इस ड्रेकब्लिड की शारीरिक शक्ति उसके कानून जितनी ही खतरनाक थी। शोजो ने इससे बचने के लिए कदम बढ़ाया और उसी समय उसे अपने अंदर गुस्से की एक लहर महसूस हुई। हमले से पहले उसने 1 सेकंड के 10वें हिस्से के लिए भी खुली हवा में सांस नहीं ली थी। शोजो को तुरंत पता चल गया कि उसे बिल्कुल भी जगह नहीं दी जा रही है। गुस्सा जल्दी ही एक ठंडेपन में बदल गया। हालांकि शोजो को अपने लालच को अपने विवेक पर हावी होने देने के लिए खेद का अनुभव हुआ और अब वह इसकी कीमत चुका रहा था, लेकिन वह इन लोगों को आसानी से अपने ऊपर लाभ उठाने नहीं देगा। जहां तक टेलीपोर्ट करने की बात है, शोजो इस बात से भलीभांति अवगत था कि पौराणिक स्तर के प्राणी स्थानिक मामलों में इस तरह से सक्षम थे कि महान स्तर के प्राणी उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। पौराणिक स्तर पर प्रतिद्वंद्वी की टेलीपोर्ट करने की क्षमता को सीमित करना एक वास्तविक और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली क्षमता थी। इस स्तर पर किसी गलत प्रतिद्वंद्वी, जैसे कि किसी वास्तविक स्थानिक विशेषज्ञ के विरुद्ध लापरवाही से किया गया टेलीपोर्ट प्रयास विफल हो सकता था और टेलीपोर्ट करने वाले को सीधे युद्ध में वापस लाया जा सकता था। बेशक उस स्तर के प्रतिद्वंद्वी दुर्लभ थे। अधिकतर मामलों में टेलीपोर्ट का प्रयास विफल हो जाता था। शोजो ने ड्रेकब्लिड के पंजे के हमले को इतनी ताकत से मोड़ा कि उसके कारण उत्पन्न एक शॉकवेव आसपास के पेड़ों में फैल गई, जिससे उनमें से कई पेड़ उड़ गए। खुद का सफलतापूर्वक बचाव करने के बाद शोजो तुरंत भागने के लिए मुड़ा, तभी अचानक उसकी दृष्टि बदल गई। आसपास का इलाका अब जंगल नहीं था, नीचे काला पानी ही पानी था।
ऊपर और चारों ओर केवल धूसर अंधेरा था। कुछ दिखाई तो दे रहा था लेकिन सीमित दायरे में ही। शोजो तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। ये किसी और के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। यह जानते हुए कि वह वास्तविक समय में युद्ध का अनुसरण नहीं कर सकता, माइकल ने अपने मरे हुए साथियों के लिए कई निर्देश छोड़े थे। इस प्रतिद्वंदी को हराने के 3 चरण थे। पहला कदम क्रिम्सन बरियल ग्राउंड को रद्द करना था। वह काम पूरा हो चुका है। स्टेप 2 ने उनके लौटते ही हमला तेज कर दिया, जिससे शोजो को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। तीसरा चरण ये था, खुद जाल, एक ऐसा क्षेत्र जहां माइकल इस विशालकाय हिरण को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जान से मारने की? शोजो ने गुस्से में ड्रेकब्लड पर दहाड़ मारी, लेकिन उसकी चीख से निकली लहरें ड्रेक को निशाना बनाने के बजाय माइकल की ओर बढ़ गईं। माइकल अभी भी लड़ाई को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी उसे एक गहरा भय महसूस हुआ। लेकिन इससे पहले कि कोई वार हो पाता, उसके सामने एक कांच जैसा दर्पण प्रकट हुआ और हमले को रोक दिया। बेशर्म, माइकल गुस्से से बोला। ये शब्द उसके मुंह से बिना रोके ही निकल गया। शोजो का गुस्सा कम नहीं हुआ था। नव विकसित हुए दोनों मरे हुए प्राणी ताबूत के अंदर चले गए थे, लेकिन पहले वाला पौराणिक स्तर का मरे हुए प्राणी वहीं रुका रहा और उस युवक की रक्षा करता रहा। ये वही व्यक्ति था जिसने शोजो को इस क्षेत्र में फंसाया था। इससे निकलने के लिए उसे या तो अपने क्षेत्र पर कब्जा करके इसे आंतरिक रूप से जीतना था या क्षेत्र के स्वामी को मारना था। इनमें से कोई भी संभव नहीं था। पहला विकल्प तो असंभव था क्योंकि मरे हुए ड्रेकब्लड ने उसे समय नहीं दिया। दूसरा विकल्प भी असंभव था, न केवल ड्रेकब्लड के कारण बल्कि इसलिए भी कि युवक की रक्षा करने वाला पौराणिक स्तर का मरे हुए प्राणी भी कमजोर नहीं था और उसे हिरण के बराबर माना जा सकता था। अपनी स्थिति पर नियंत्रण देखते हुए माइकल जानता था कि कम समय में हिरण को मारना इतना आसान नहीं होगा। उसे अपनी टीम को एक और बढ़त दिलाने की जरूरत थी, लेकिन हालांकि वह अपने 2 अन्य लेजेंडरी स्टेज इंडेड पर भरोसा कर सकता था, फिर भी वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। उदाहरण के लिए, लिली इस विशेष लड़ाई में एक अच्छा साथी नहीं लग रही थी, और अगर हिरण उस पर लगातार हमला करता तो यह एक महत्वपूर्ण नुकसान होता। दूसरी ओर बिगिनिंग मुकाबला तो कर सकता था, लेकिन उसे वास्तव में उपयोगी बनने के लिए आवश्यक बल प्राप्त करने से पहले कई चोटें सहनी पड़ती। ये बात बिगिनिंग ने हिरण के संक्षिप्त अवलोकन के आधार पर उसे स्वयं ही बता दी थी। लिली की स्थिति का आकलन माइकल ने स्वयं किया था। इस सोच के साथ कि कोशिश करना न करने से बेहतर है, माइकल ने एक ऐसी क्षमता को सक्रिय किया जिसका उपयोग उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान से प्राप्त करने के बाद से नहीं किया था। क्लास स्किल डेथ्स ग्राउंड परफेक्ट मास्टरी। विवरण: उपयोगकर्ता एक क्षेत्र को पवित्र भूमि घोषित करता है। यह क्षेत्र स्वयं मृत्यु की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है और इसके भीतर मौजूद हर प्राणी पर उपयोगकर्ता की इच्छा को लागू करता है। उपयोगकर्ता के अधीन रहने वाले मरे हुए प्राणी भी उस शक्ति के विस्तार के रूप में माने जाते हैं। यह क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक उपयोगकर्ता का ध्यान केंद्रित रहता है या वह सीमा के भीतर रहता है। प्रभाव: एक डोमेन के भीतर सभी मरे हुए प्राणियों को जोड़ 35% स्थायित्व, जोड़ 25% पुनर्जनन और सभी विशेषताओं में जोड़ 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। प्रभाव: 2 डोमेन के भीतर गिरे हुए दुश्मनों के उपयोगकर्ता के अस्थायी आदेश के तहत मरे हुए के रूप में उठने की संभावना होती है। प्रभाव 3: ये डोमेन निष्क्रिय रूप से सीमा के भीतर जीवित दुश्मनों की युद्ध क्षमता को 10% तक कम कर देता है। स्टेट बफ: शक्ति जोड़ 10%, सहन शक्ति जोड़ 25%, चपलता जोड़ 10%, बुद्धिमत्ता जोड़ 20%। श्रेणी: बुद्धिमत्ता के साथ बढ़ती है। पूर्ण निपुणता प्राप्त करने पर आधार श्रेणी में उल्लेखनीय विस्तार होता है। जैसे ही माइकल ने डेथ्स ग्राउंड को सक्रिय किया, उसे तुरंत ही भारी मात्रा में माना ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ा। शुरुआती आकर्षण तो जबरदस्त था, लेकिन कौशल को सक्रिय रखने के लिए खपत की दर भयावह थी। हालांकि इसका असर तुरंत दिखाई दिया। माइकल से एक क्षेत्र बाहर की ओर एक प्रेतवादित हरित धुंध के रूप में फैल गया। यह फैलाव केवल 5000 मीटर की दूरी पर ही रुक गया, जो कि पर्याप्त से अधिक था क्योंकि माइकल के 2 सक्रिय मरे हुए लोग दोनों ही सीमा के भीतर थे। इस बदलाव पर मरे हुए ड्रेकब्लड ने जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दहाड़ा, जिसकी आवाज उस अंधेरे, धूसर, राक्षसी अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में गूंज उठी। फिर वह शोजो की ओर मुड़ा और उसके अगले हमले में पहले के सभी हमलों से कहीं अधिक आक्रामकता थी। शोजो ने इस बदलाव को तुरंत महसूस किया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि हिरण के रूप में यह बदलाव बहुत स्पष्ट नहीं था। शोजो के सीन गहरे लाल रंग की रोशनी से जगमगा उठे और उसके चारों ओर हवा में खून जैसा तरल पदार्थ बनने लगा, जो बाद में भाले का रूप ले लिया और फिर उसके पीछे संपीड़ित गोले आए जो संपर्क में आते ही फट गए। ड्रेकब्लड ने बचने की कोशिश नहीं की और सीधे ही सभी हमलों का सामना किया। ये खुद को आगे बढ़ाता गया और भले उसके खुरदुरे शरीर पर लगे, जिससे विस्फोटित गोले उसकी खाल से टकराकर फट गए क्योंकि यह विस्फोटों के बीच से आगे बढ़ता गया। इसके बाद जो झड़प हुई वह बेहद क्रूर थी। माइकल अपनी जगह से सब कुछ देख रहा था और जितना हो सकता था उतना ट्रैक कर रहा था। इस समय उसने अपनी बुद्धि की अवस्था को सक्रिय कर लिया था, जिससे उसकी बोध क्षमता इतनी बढ़ गई थी कि वह पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। वह देख सकता था कि फायदा उनकी तरफ था, लेकिन उसकी बेचैनी ये थी कि लड़ाई उस गति से निष्कर्ष की ओर नहीं बढ़ रही थी जिससे वह संतुष्ट था। अमर ड्रेकब्लड के आक्रामक हमले और अमर राक्षसी अलौकिक शक्तियों के प्रभुत्व के साथ साथ जादुई समर्थन ने शोजो को हर दिशा से लगातार दबाव में रखा और दबाया। डेथ्स ग्राउंड से मिलने वाला 10% युद्ध दमन भी इसमें योगदान दे रहा था, लेकिन इन सभी कारकों के बावजूद भी इसमें काफी समय लगने वाला था। माइकल की बेचैनी लगातार बढ़ती गई जब तक कि उसने एक और फैसला नहीं ले लिया। उसने ताबूत का स्थान खोला और आरंभ को बुलाया। जब तक आप एक ही झटके में निगल न लिए जाएं या मारे न जाएं। जब बात बिगिनिंग, स्पार्टन और उन अन्य लोगों की आती थी जो शुरुआती दिनों से उसके साथ थे, तो माइकल अगर संभव हो तो उनके जीवन के साथ जोखिम लेना पसंद नहीं करता था। वह विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ और बिना किसी औपचारिकता के युद्ध में उतर गया।
शोजो ने नए आगमन को पहचान लिया और तुरंत उस पर एक केंद्रित हमला करने का निर्देश दिया। शुरुआत में इसे सीधे तौर पर लिया गया। जैसा कि उम्मीद थी, शुरुआती झड़प में ही बिगिनिंग घायल हो गया। चोट गंभीर थी क्योंकि बिगिनिंग ने बिना किसी रोक टोक के एक शक्तिशाली पौराणिक जीव के हमले का पूरा भार सहन किया। सामान्य परिस्थितियों में समान स्तर के किसी अन्य पौराणिक प्राणी के लिए भी यह विनाशकारी साबित होता। हालांकि आरंभ के पुनर्जन्म के नियम ने इस स्थिति को इसके लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त बना दिया। चोटों ने बिगिनिंग की ताकत को और बढ़ा दिया और डेथ्स ग्राउंड की पुनर्जनन क्षमता ने उस पर अतिरिक्त प्रभाव डाला। हालांकि इससे ताकत में उतना अतिरिक्त इजाफा नहीं हुआ जितना नियम से होता था, फिर भी बिगिनिंग की चोटें इतनी तेजी से ठीक हो गईं जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होनी चाहिए थी। प्रत्येक क्रूर संघर्ष से शुरुआत पहले की तुलना में अधिक मजबूत होकर उभरी। जब तक बिगिनिंग ने संचित क्षति के बावजूद जबरदस्ती खुद को 93वें स्तर तक पहुंचाया, तब तक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। शोजो पर एक साथ 3 दिशाओं से हमले हो रहे थे। ऊपर से मरे हुए ड्रेकब्लड का दबाव बढ़ रहा था। मरे हुए राक्षसी अलौकिक शक्तियों का क्षेत्र अपनी शक्तियों को दबाते हुए बीच बीच में छुपकर हमले कर रहा था और बिगिनिंग आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा था, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हुए ये देखने के लिए कि पहले कौन हार मानता है। शोजो के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था और वह केवल अपनी जान बचाने के लिए बेताब होकर लड़ सकता था। माइकल के दिल को तब थोड़ी राहत मिली जब उसने देखा कि शोजो के लिए स्थिति कितनी खराब हो गई थी। जिस हिरण ने उन्हें क्रिम्सन बरियल ग्राउंड में फंसाया था और ड्रेकब्लड का डटकर मुकाबला किया था, वह अब 3 मोर्चों पर हताशा से लड़ रहा था और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह एक ऐसा बदलाव था जिसे आसानी से पलटा नहीं जा सकता था। लेकिन राहत मिलने के साथ ही साथ दहशत भी फैल गई। इस बिंदु पर माइकल को पता चल गया था कि शोजो लेवल 90 पर मौजूद अनडेड ड्रेकब्लड की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, कई गुना अधिक शक्तिशाली। कम से कम माइकल को तो यह नहीं लगता था कि अगर स्थिति उलट जाती और मरे हुए ड्रेकब्लड शोजो के केंद्रित हमलों को अवशोषित कर रहे होते तो वे शोजो की तरह ही अच्छा प्रदर्शन कर पाते। ड्रेकब्लड के वंशानुक्रम के लाभ ने स्तर के अंतर की कुछ हद तक भरपाई कर दी, लेकिन शोजो द्वारा दमित, घिरे हुए और 3 दिशाओं से पीटे जाने के बावजूद उत्पन्न की जा रही कच्ची शक्ति ने उसकी ताकत को साबित कर दिया। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि माइकल के सभी मरे हुए लोग भी साधारण नहीं थे। यदि वे अपनी अपनी नस्लों के औसत प्राणी होते तो वर्तमान लाभ प्राप्त करने के लिए उन सभी को कम से कम 90वें स्तर से ऊपर होना आवश्यक होता। माइकल वास्तव में ये जानना चाहता था कि शोजो किस स्तर पर है, क्योंकि इससे उसकी क्षमताओं की वर्तमान सीमा के बारे में भी कुछ पता चलेगा। दुर्भाग्यवश उसके और शोजो के स्तर में अंतर के कारण उसकी डिटेक्ट क्षमता यहां बेकार साबित हुई। वह प्रतिद्वंदी के लिए अधिकतम 85 स्तर की ही पुष्टि कर सकता था और शोजो स्पष्ट रूप से उस सीमा से ऊपर था। माइकल को वास्तव में ये जानने की उत्सुकता हुई कि यह लेवल 100 के कितना करीब था, जो रैंक 4 का शिखर है। उसे लगा कि उसे मारने के बाद ही पता चलेगा, जो कि लड़ाई जारी रहने के साथ साथ तेजी से अपरिहार्य प्रतीत हो रहा था। शोजो एक राक्षस था और मनुष्यों जैसी बुद्धिमान प्रजाति का नहीं था, जिसका अर्थ यह था कि मरने पर वह अनुभव उत्पन्न करेगा। माइकल को यह सोचकर उत्साह की लहर दौड़ गई कि उसके मरे हुए सैनिकों को इस हत्या से कितने स्तर का लाभ मिल सकता है, और फिर वह अचानक रुक गया। मैं अभी 65वें लेवल पर हूँ। अगले रैंक तक पहुंचने के लिए मुझे अभी 10 और लेवल पार करने हैं। चाहे मुझे कितना भी फायदा क्यों न हो, इस स्तर पर प्रगति पहले से धीमी होगी। लेकिन अगर मैं इस राक्षस को खुद ही मार डालूं तो क्या होगा? कुछ खेलों के विपरीत, जहां अनुभव केवल उसी खिलाड़ी को मिलता था जो अंतिम प्रहार करता था, लैंड ऑफ ओरिजिन अलग तरह से काम करता था। हालांकि इस अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी उसे ही मिला जिसने दुश्मन को मार गिराया, लेकिन लड़ाई में शामिल अन्य लोगों के योगदान को भी मान्यता दी गई और निष्पक्ष रूप से वितरित किया गया। हिरन और माइकल के बीच कम से कम 25 स्तरों का अंतर था। यहां तक कि माइकल के असाधारण होने के बावजूद, जिससे उसे मिलने वाले सामान्य अनुभव की मात्रा कम हो जाती थी, उसे विश्वास नहीं था कि 90 से ऊपर के स्तर के किसी राक्षस से कम 25 गुना गुणक के साथ मिलने वाला अनुभव उसे कुछ स्तर ऊपर ले जाने में विफल रहेगा। एक ही बार में रैंक 3 के शिखर पर पहुंचना शायद थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कई स्तर ऊपर जाना मुश्किल नहीं था। यह विधिगत साधना के माध्यम से इसे धीरे धीरे पूरा करने की तुलना में काफी तेज था। माइकल जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता था, उसकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती थी। वह स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त रूप से सचेत भी था। तीसरे रैंक पर रहते हुए, अपने स्वयं के रैंक के शिखर पर भी न पहुंचते हुए, अर्धदेवता की दहलीज के करीब एक प्राणी पर बुरी नजर रखना किसी भी तर्कसंगत मानदंड से थोड़ा पागलपन था। लेकिन सवाल यह नहीं था कि यह पागलपन था या नहीं। सवाल यह था कि क्या वह इस प्रक्रिया में मरे बिना ऐसा कर सकता था। ऊपर चल रही लड़ाई की स्थिति को देखते हुए एक अवसर मौजूद था। माइकल आमतौर पर स्थिर और सुरक्षित मार्ग को प्राथमिकता देता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह लाभों के प्रति उदासीन था। हो सकता है कि वह सक्रिय रूप से उनकी तलाश न करे, लेकिन जो भी उसके पास आए उसे वह अस्वीकार नहीं करेगा। माइकल ने अपना संकल्प और भी दृढ़ कर लिया और अपने संपर्कों के माध्यम से तीनों मरे हुए लोगों को एक निर्देश भेजा। उसे तब तक पीटा जब तक वह लगभग मर न जाए। तारांकन। हालांकि बूढ़े हिरण ने अपनी ताकत का प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन अंत में उसे हार माननी पड़ी। शोजो का दिल अपने आसपास की हर चीज के प्रति नफरत से भरा हुआ था और बिगिनिंग और माइकल उस नफरत के चरम छोर पर बैठे थे। उस विशालकाय जीव की क्षति सहने की क्षमता के बारे में हिरण को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि तीनों में बिगिनिंग सबसे कमजोर था, फिर भी किसी कारणवश वह सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बन गया था। लड़ाई के दौरान किसी समय बिगिनिंग ने शोजो के अगले पैरों को पकड़ लिया और पूरी ताकत से मरोड़ दिया, जिससे हिरण दर्द से चीख उठा और उसके पैर टूटकर अलग हो गए। इसके जवाब में शोजो के सींग तुरंत नीचे आ गए। यह एक जवाबी हमला था जो बिगिनिंग के धड़ पर इतनी ताकत से लगा कि उस विशालकाय जीव की बाहरी परत पर स्पष्ट दरारें फैल गईं।
इससे पहले कि हिरन संभल पाता, मरे हुए ड्रेकब्लिड ने उसके विशाल शरीर के चारों ओर चक्कर लगाया और शोजो के पिछले पैरों में से एक पर अपने जबड़े बंद कर लिए। एक बार फिर एक जोरदार चीख गूंजी जब मरे हुए ड्रेकब्लिड ने पैर को फाड़कर अलग कर दिया, जिससे प्राणी के पास केवल एक ही अंग बचा रह गया। मानो इतना ही काफी नहीं था, नीचे के काले पानी से राक्षसी अलौकिक शक्तियां हरकत में आईं। सतह एक साथ कई बिंदुओं से ऊपर की ओर फट गई। संपीड़ित पानी के ठोस स्तंभ नुकीले कांटों की तरह ऊपर उठे और शोजो के शरीर में नीचे से घुस गए। एक स्तंभ ने उसके हृदय को भेद दिया। यद्यपि साधना के इस चरण में हृदय अब पहले की तरह घातक कमजोरी नहीं रहा था, फिर भी यह एक कमजोरी तो थी ही। शोजो की चीखें हवा में छटपटाते हुए और भी तेज होती गईं। मैं मरने जा रहा हूँ। शोजो के अंतिम विचार शांतिपूर्ण नहीं थे। इस पल तक पहुंचने वाली हर बात को याद करते हुए उसके पूरे अस्तित्व में पछतावा भर गया। वह केवल इसी निष्कर्ष पर पहुंच सका कि वह बहुत लालची था। अब बहुत देर हो चुकी है। शोजो की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी जब उसे कुछ महसूस हुआ। ऊपर से एक आकृति नीचे उतर रही थी, लेकिन इस बार वह ड्रेकब्लिड नहीं था जिससे हिरन परिचित हो चुका था। वह छोटा था, बहुत छोटा, और उसके हाथ में एक भाला था। मानव युवावस्था। शोजो का धुंधलता ध्यान अचानक हिंसा के साथ वापस लौट आया। कुछ क्षण पहले उसके मन में जो पछतावा और निराशा थी, वह पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह कहीं अधिक तीव्र भावना ने ले ली। ये बच्चा, महान मंच पर मौजूद यह मानव बालक, जो पूरी लड़ाई के दौरान अपने आह्वान के पीछे सुरक्षित खड़ा रहा, जिसने एक भी सार्थक हमला नहीं किया था, अब भाले के साथ इस तरह उतर रहा था मानो वह इसे स्वयं समाप्त करने का इरादा रखता हो। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? शोजो को इस अपमान का इतना गहरा असर महसूस हुआ कि उसके भीतर जो कुछ बचा था वो भी टूट गया। उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। उसके 3 पैर गायब थे और उसकी जीवन शक्ति भी जल्द ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ड्रेकब्लिड, बिगिनिंग और राक्षसी अलौकिक शक्तियों ने अपना काम बखूबी कर दिया था, लेकिन शोजो अब भी एक महान प्राणी था। उसका जो भी अंश बचा था, वह इस दुनिया की अधिकांश चीजों की क्षमता से कहीं अधिक था। चूंकि तुम मौत को ही अपना लक्ष्य बना रहे हो, तो चलो हम भी साथ साथ मरते हैं। शोजो ने अपने बचे हुए सभी संसाधनों को इकट्ठा करते हुए चीखते हुए यह विचार व्यक्त किया। मरता हुआ अजगर भी अजगर ही रहता है। माइकल इस धारणा के साथ नीचे नहीं उतरा था कि इस स्तर का प्राणी हानिरहित होगा। एक पल की लापरवाही और उसकी मौत निश्चित थी, चाहे उसके मरे हुए साथियों ने उसे कितनी ही बुरी तरह से मार डाला हो। अपना कदम उठाने से पहले माइकल ने अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने अपने शरीर को हर संभव कौशल से मजबूत बनाया था, जिसमें उसकी नेक्रोमेंसर क्लास की बोन आर्मर स्किल भी शामिल थी। अपनी क्लास से मिलने वाले बोनस के कारण ये स्किल पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थी। जब उसने रैंक 1 अवेकने के रूप में पहली बार इस कौशल का उपयोग किया था, तो इसने केवल उसके सबसे कमजोर बिंदुओं की रक्षा के लिए कच्ची हड्डी की प्लेटें ही बनाई थीं। अब जो चीज उसे ढके हुए थी, वह बिल्कुल अलग थी। हड्डी का रंग गहरा भूरा काला हो गया था। प्रत्येक प्लेट इतनी घनी थी कि सतह प्रकाश को परावर्तित करने के बजाय अवशोषित करती प्रतीत होती थी। यह आवरण पूर्ण था, पैरों से ऊपर की ओर टांगों, धड़, भुजाओं और अंत में सिर तक इस तरह जुड़ा हुआ था कि उनके बीच कोई स्पष्ट अंतराल नहीं था। किनारे एकदम सटीक थे। प्रत्येक प्लेट दूसरी प्लेट से निर्बाध रूप से जुड़ी हुई थी। जोड़ों पर डिजाइन ने गति को प्रतिबंधित किए बिना पूर्ण आवरण बनाए रखा। उसकी अग्रबाहुओं की हड्डियां अन्य स्थानों की तुलना में काफी मोटी हो गई थीं। यह एक जानबूझकर किया गया सुदृढ़ीकरण था, जिसने उन्हें आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण के लिए उपयोग करने योग्य बना दिया था। माइकल अपने हाथ में भाला लिए उस क्षेत्र के धूसर अंधेरे में नीचे उतरा। उसका नियम भी सक्रिय था, जिसमें आरंभिक अवस्था और भूत अवस्था दोनों एक साथ चल रही थीं। इन दोनों ने मिलकर उसे ऐसी शक्ति और शारीरिक सहनशक्ति प्रदान की जिसकी बराबरी उसके स्तर का कोई भी नहीं कर सकता था। नीचे हिरणों को इकट्ठा होते देख माइकल ने जोर से दहाड़ मारी और नीचे उतरने की गति बढ़ा दी। शोजो ने अपनी बची हुई सारी ताकत एक ही हमले में झोंक दी। उसका बचा हुआ सींग धधक उठा और गाढ़ा लाल खून का एक भाला धमाके के साथ ऊपर की ओर उछला, जिससे उनके आसपास का पूरा इलाका हिल गया। माइकल नहीं रुका। दोनों ताकतों के आमने सामने आते ही यह विशुद्ध शक्ति की प्रतियोगिता बन गई। खून के भले ने माइकल के कवच के कुछ हिस्सों को चीरते हुए उसके शरीर तक पहुंचकर उसके शरीर पर कई जगहों पर घाव कर दिए, जिससे उसके बाएं हिस्से में स्पष्ट दर्द महसूस हुआ। वह नहीं रुका। एक दहाड़ के साथ वह आगे बढ़ता रहा। खून के भाले को चीरता हुआ आगे बढ़ा और खुद एक भाले की तरह नीचे उतरा, सीधे शोजो के विशाल सिर में जा घुसा। हिरण की आंखें स्थिर हो गईं। 1000 साल बाद, 1000 साल की साधना और सब कुछ व्यर्थ हो गया। सब खत्म हो गया। काश मैंने उसे निशाना न बनाया होता। शोजो की जीवन शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाने के कारण उनके चारों ओर का क्षेत्र विघटित हो गया। फिर नोटिफिकेशन आने लगे। आपने लेवल 96 के 3 सितारा असाधारण ब्लड डियर का वध कर दिया है। आपने 31 स्तर के अंतर वाले प्राणी को मार गिराया है, जिससे आपको 31 गुना गुणक प्राप्त हुआ है। आपका शीर्षक आउटलायर प्रभावी हो गया है। आप लेवल 66 पर पहुंच गए हैं। आप लेवल 68 पर पहुंच गए हैं। आप लेवल 69 पर पहुंच गए हैं। आप लेवल 71 पर पहुंच गए हैं। आप लेवल 73 पर पहुंच गए हैं। आप लेवल 74 पर पहुंच गए हैं। सूचनाएं रुकी नहीं और कुछ देर तक आती रहीं। चाहे उसकी दृष्टि में कितने ही पैनल तैरते हुए दिखाई दे, माइकल उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। दर्द से भरी एक कराह उसके मुंह से निकल गई, इससे पहले कि वह उसे रोक पाता, और फिर दूसरी, हर बार आवाज अलग अलग थी। जहां वह जमीन पर पड़ा था, उससे कुछ दूरी पर उसका भाला पड़ा था, जो नोक से लेकर जड़ तक दरारों से भरा हुआ था। दरारों की परतें उसकी पूरी लंबाई में फैली हुई थीं। इस हालत में उसे हथियार कहना भी मुश्किल था। माइकल के शरीर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। हड्डी के कवच में भी उन हिस्सों में दरारें पड़ गई थी जो सीधे रक्त भाले के संपर्क में आए थे, और कवच के नीचे जिस शरीर की वह रक्षा कर रहा था, वह भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बचा था।
माइकल को अपने खून से लथपथ शरीर पर गहरी जलन महसूस हो रही थी। कितना धूर्त राक्षस है। सब कुछ शांत हो जाने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि खून भी संक्षारक था। अपनी अत्यधिक शक्ति से माइकल ने शोजो के शरीर से बचा हुआ खून उड़ा दिया और जलन कम हो गई। दुर्भाग्यवश नुकसान अब केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उसके शरीर के भीतर तक पहुंच चुका था। स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने वाली चीज थी उसका शारीरिक बल। हाल ही में हुई उसकी रैंक वृद्धि के साथ साथ उसके दिव्य शरीर में भी विकास हुआ था, जिससे उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता एक वास्तविक रैंक 4 अलौकिक प्राणी के बराबर हो गई थी। शोजो के रक्त क्षरण से होने वाली आंतरिक क्षति धीमी होकर रुक गई। दुर्भाग्यवश ठीक होने की प्रक्रिया दर्द रहित नहीं थी। बिना किसी झिझक के माइकल ने बिगिनिंग की सक्रिय विशेषता को चोट से ताकत प्राप्त करने वाले रूपांतरण से हटाकर उपचार कार्य की ओर निर्देशित कर दिया और जानबूझकर घावों से मजबूत होने के लाभ को त्याग कर तेजी से ठीक होने को प्राथमिकता दी। आज रात लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था और शरीर में रिस रहे संक्षारक घावों के साथ निष्क्रिय पुनर्जनन की प्रतीक्षा करना वह सहनशीलता नहीं दिखाना चाहता था। उसने अपने दूसरे खाली स्लॉट में भी अनडेड हीलिंग वर्म को लगा दिया, जिससे बिगिनिंग के पुनर्निर्देशित गुण के ऊपर इसका प्रभाव जुड़ गया। एक स्रोत के बजाय 3 स्रोतों का एक साथ काम करना बेहतर था और जल्द ही माइकल काफी हद तक ठीक हो गया, भले ही उसकी जर्जर हालत एक अलग ही कहानी बयां कर रही थी। माइकल ने राहत की सांस धीरे से छोड़ी और उठकर अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करने लगा। वे अब किसी भी क्षेत्र के भीतर नहीं थे, वे वापस अपनी मूल दुनिया में आ गए थे। माइकल ने ऊपर आकाश की ओर देखा। अभी भी अंधेरा था। मुझे आश्चर्य है कि भोर होने में कितना समय लगेगा। शोजो के प्रकट होने से पहले की सभी बातों को एक तरफ रख दे तो 3 मरे हुए सैनिकों के एक ही प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ समन्वय स्थापित करने के बावजूद भी लड़ाई में घंटों लग गए थे। इसका एक कारण ये था कि उसके मरे हुए सैनिकों को निर्देश दिए गए थे कि वे खुद को बचाएं, न कि शोजो की तरह मौत तक लड़ें, जब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। माइकल ने जानबूझकर संरक्षण संबंधी निर्देश दिए थे। तीसरे दर्जे के मरे हुए प्राणियों को खोने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते उनकी संख्या बहुत ज्यादा न हो। लेकिन चौथे दर्जे के मरे हुए प्राणियों को खोना बिल्कुल अलग बात थी। अगर आज रात वह ड्रेकब्लेड, बिगिनिंग या राक्षसी अलौकिक शक्ति खो देता तो ये कहना मुश्किल था कि इससे वह अपंग हो जाता, लेकिन वह बिना किसी खरोंच के बच नहीं पाता। माइकल को खुशी थी कि ऐसी नौबत नहीं आई। ऐसे नुकसान के ख्याल से ही उसका पेट कांपने लगता था, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपना ध्यान पास ही पड़े शव पर केंद्रित कर लिया। लाश से अब भी एक भयावह आभा निकल रही थी। मृत्यु के बाद शोजो के सचेत नियंत्रण के बिना वह शक्ति जिसे उसने 1000 वर्षों में संचित किया था, अनियंत्रित रूप से बाहर की ओर फैल गई। लेवल 96, माइकल ने बुदबुदाया। वह जानता था कि शोजो शक्तिशाली है, लेकिन पुष्टि की गई संख्या ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। स्तर 96 का मतलब था अर्धदेव बनने से 4 स्तर दूर। जिससे उसने अभी अभी लड़ाई की थी, उसे उस दहलीज के करीब कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा शोजो को बस आखिरी कदम या शायद 2 कदम की बाकी थे। विडंबना यह है कि हालांकि मैं अपने पिछले अनुभवों की तुलना में पूरी तरह से सुरक्षित हूं, लेकिन शायद यह मौत के सबसे करीब का मेरा अनुभव रहा है। जेस्टर के साथ अपनी पहली मुठभेड़ या नरक में हुए भारी नुकसान की तुलना में, हालांकि वह लगभग अपंग अवस्था में नहीं पहुंचा था या किसी सिस्टम चेतावनी अधिसूचना को सक्रिय नहीं किया था, यह अनुभव उन अनुभवों से कम खतरनाक नहीं था। शायद उसके बेहतर प्रदर्शन का एकमात्र कारण ये था कि वह अब काफी मजबूत हो गया था। सौभाग्यवश युद्ध की भीषण गर्मी में अचानक कोई निर्णायक सफलता मिलने जैसी घिसी-पिटी कहानी में कोई अप्रत्याशित मोड़ नहीं आया। अगर ऐसा कुछ सचमुच हो जाता जिससे उसे नियंत्रित खतरे के बजाय वास्तविक जानलेवा खतरे का सामना करना पड़ता, तो उसकी मृत्यु हो जाती। अगर उसके पास 9 जिंदगियां होती तो वह आज रात अपनी सारी 9 जिंदगियां खर्च कर देता। माइकल ने शोजो के विशाल शरीर को देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। कितनी प्रबल ऊर्जा है, उसने प्रशंसा भरे स्वर में कहा। इन सब के बावजूद शव किसी तरह टिका हुआ था। विशाल शरीर न तो ढहा था और न ही उसमें जीवन शक्ति के क्षीण होने के बाद दिखने वाली कोई स्पष्ट विकृति शुरू हुई थी। जमीन पर केवल थोड़ी मात्रा में ही खून गिरा था। शरीर का शेष भाग एक प्रकार की निष्क्रिय संरक्षण अवस्था में चला गया था। एक सहस्राब्दी की साधना से संचित जीवन शक्ति अभी भी शरीर में मौजूद थी और यूं ही खत्म होने से इनकार कर रही थी। माइकल समझ गया था कि यह स्थिति हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन मृत्यु से पहले शोजो की जो हालत थी, उसे देखते हुए ये स्थिति संभवतः कई वर्षों तक बनी रहेगी, इससे पहले कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गिरावट आए। इसलिए ये कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शक्तिशाली प्राणी, चाहे जीवित हो या मृत, खजाने के समान थे। माइकल के लिए शोजो का सबसे बड़ा खजाना उसका शव ही था। दुर्भाग्यवश मैं इसे अभी तुरंत पुनर्जीवित करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अपनी पिछली रक्त शक्ति खर्च करने के बाद मुझे अभी भी ठीक होने की आवश्यकता है। साथ ही इस स्तर के राक्षस के लिए केवल मेरा रक्त ही पर्याप्त नहीं होगा। फिर भी वह संतुष्ट था। आखिरकार यह एक तैयार रैंक 4 अनडेड था। जब वह अंततः इसे पुनर्जीवित करेगा तो वह न केवल उत्पत्ति की भूमि में बल्कि अपनी मूल दुनिया में भी अगल बगल चल सकेगा। थोड़ा और संभलने के बाद अपने दोनों शरीरों के बीच संक्षिप्त समन्वय स्थापित करते हुए माइकल अपनी भंडारण अंगूठी को उत्पत्ति की भूमि पर ले गया और शोजो के शरीर को उसके अंदर रख दिया। उसके ताबूत में मौजूद जगह की तुलना में उसकी भंडारण अंगूठी एक मृत रैंक 4 राक्षस के शरीर को रखने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं अपने कुछ मरे हुए सैनिकों को अपने भंडारण कक्ष में भी स्थानांतरित कर दूंगा। हालांकि उन्होंने यह बात जोर से कही, लेकिन उनकी निगाहें विचारमग्न भाव के साथ अपने 2-3 सितारा महाकाव्य श्रेणी के भंडारण खजानों पर टिकी रहीं। शोजो के शरीर को सुरक्षित रखने के बाद माइकल ने बचे हुए सभी जीवित प्राणियों को वापस ताबूत में बुला लिया और कनेक्शन के माध्यम से उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए कुछ क्षण का समय लिया। राक्षसी अलौकिक शक्तियों के अलावा अन्य 2 मरे हुए लोग भी बिना खरोंच के नहीं बच पाए थे, लेकिन चोटें सहने योग्य थी।
कुछ दिनों के आराम के बाद वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसलिए माइकल ने उनकी हालत को कोई गंभीर चिंता का विषय नहीं समझा। उसने उन तीनों को आराम करने के लिए भेज दिया। हालांकि मरे हुओं को परंपरागत अर्थों में आराम की वास्तव में आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही तीनों ताबूत वाले स्थान पर लौटे, वे कुछ देर तक अचंभित होकर इधर उधर देखते रहे और फिर स्थिर हो गए। उसके बाद माइकल ने अपना पूरा ध्यान उन पैनलों पर केंद्रित कर दिया जो शिज़ो की मृत्यु के बाद से लंबित थे। उसने उन्हें सबके सामने लाया और चुपचाप अपनी उत्तेजना को काबू में रखने की कोशिश की। शांत हो जाएं। माइकल नोटिफिकेशन को घूर रहा था, उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। उस स्तर के राक्षस को मारने से भले ही उसके आउटलायर टाइटल के दमन के कारण उसका अनुभव कम हो गया था, फिर भी उसे कई लेवल अप मिल गए थे। ये बात तो तर्कसंगत थी, लेकिन उसने अंतिम परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। स्तर 74। माइकल ने एक धीमी सांस छोड़ी, उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। यह मेरी उम्मीद से कहीं अधिक है। उसकी आवाज में संतोष का स्पष्ट भाव था। उसने केवल 4 दिन पहले ही पदोन्नति पाई थी और फिर भी वह यहाँ था, एक और रैंक उन्नति मिशन शुरू करने से बस एक कदम दूर। यहाँ तक कि माइकल को भी यह मानना पड़ा कि यह रफ्तार बेतुकी थी। पूरे ब्रह्मांड में शायद कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास असाधारण प्रतिभा, अपार संसाधन या दुर्लभ विरासतें हों, लेकिन इस तरह की प्रगति दर किसी भी मानक के अनुसार सामान्य नहीं होनी चाहिए थी। और फिर भी वह यही था। उसकी निगाह उस संख्या पर ठहर गई। लेवल 74। बस एक और लेवल बाकी है। तीसरे रैंक के शिखर पर पहुंचना अब दूर की बात नहीं लगती थी। ऐसा लगता था मानो उसे छू सकते हो। अगर मुझे दूसरा मिल जाए तो। उद्धरण चिन्ह। उसके विचार और भी स्पष्ट हो गए। शिज़ो के स्तर का होना जरूरी नहीं था। वह तो हद से ज्यादा, और सच कहूं तो अनावश्यक था। अब उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो ज्यादा प्रबंधनीय हो, कुछ ऐसा जहां 10 स्तर का अंतर ही गुणक को अपना काम करने के लिए पर्याप्त हो। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उस आवश्यकता को पूरा करना मुश्किल नहीं था। दुर्भाग्यवश रैंक 4 के राक्षस यूं ही प्रकट नहीं होते थे, खासकर उत्पत्ति की भूमि के इस क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं। शिज़ो जैसे जीव मौजूद तो थे, लेकिन वे दुर्लभ थे और लगभग निश्चित रूप से अपने क्षेत्र तक ही सीमित थे। ये देखते हुए कि लड़ाई के दौरान कोई अन्य रैंक 4 राक्षस जांच करने या सहायता करने के लिए नहीं आया था, माइकल को संदेह था कि शिज़ो ही उस क्षेत्र में अकेला था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी जन्मभूमि की अपनी सीमाएं थीं, विशेष रूप से उस क्षेत्र में जहां वह वर्तमान में रह रहा था। लेकिन अरोरा में ऐसा नहीं था। हालांकि वहां उसकी स्वतंत्रता सीमित थी, फिर भी वहां उसे अधिक विकल्प प्राप्त थे। उसे बस समय की जरूरत थी। पर्याप्त मात्रा में होने पर लेवल 75 तक पहुंचना इस बात का सवाल नहीं था कि ऐसा होगा या नहीं, बल्कि यह था कि ऐसा कब होगा। माइकल के होंठ हल्के से मुड़े। मैं तीसरे रैंक पर ज्यादा देर तक नहीं अटकूंगा। उसे इस बात का पूरा यकीन था। माइकल के चेहरे पर तुरंत भावहीनता छा गई। अब उसके लिए इस जगह पर रुकने का कोई कारण नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह कई लोगों की उपस्थिति को निकट आते हुए महसूस कर सकता था। वे अभी भी कुछ दूरी पर थे और उनके चलने के तरीके से लग रहा था कि वे हिचकिचा रहे हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। यहाँ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद समझदार इंद्रियों वाला कोई भी प्राणी या अलौकिक जीव सतर्क हो जाएगा, चाहे उन्होंने विपत्तियों का सामना किया हो या उसके बाद हुए युद्ध का। लेकिन हिचकिचाहट का मतलब यह नहीं था कि वे नहीं आएंगे। देर सवेर जिज्ञासा या लालच उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर ही देंगे। माइकल ने एक बार फिर अपने आसपास देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे जाना चाहिए। उसका शरीर धुंधला हो गया। अंतरिक्ष उसके चारों ओर सिमट गया और माइकल गायब हो गया। कुछ मिनट बाद माइकल द्वारा अपने मरे हुए प्राणियों के विकास के लिए बनाए गए खुले मैदान के किनारे पर 4 साक्षात आकृतियां प्रकट हुई। वे एक के बाद एक प्रकट हुई और कुछ देर तक उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उनके सामने की भूमि इतनी विकृत थी कि उसकी सरल व्याख्या करना असंभव था। अगर माइकल वहां मौजूद होता तो वह 2 आकृतियों को तुरंत पहचान लेता। एक थी राजकुमारी प्रिसिला, जिसकी उपस्थिति मानो हर जगह प्रकट हो जाती थी जहां कोई मुसीबत मंडराती थी। दूसरा व्यक्ति शैडो गार्ड का रैंक 3 नेता था, जिससे माइकल शाही भोज में मिला था। इन दोनों की पहचान से ये लगभग निश्चित है कि शेष व्यक्ति भी लायनहॉट किंगडम से ही थे। राजकुमारी प्रिसिला बाकियों से थोड़ा आगे खड़ी थी, उनकी मुद्रा सीधी थी और उनकी निगाहें शांत थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक खामोश उदासी झलक रही थी जो किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना नहीं रही। कोई भी ठीक नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसके विचार बिल्कुल भी शांत नहीं थे। इस घटना के बिना भी राज्य की मौजूदा स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। साम्राज्य के राजकुमार के लापता होने से सभी पड़ोसी शक्तियों में अशांति फैल गई थी। साम्राज्य की प्रतिक्रिया ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। मामले को चुपचाप निपटाने के बजाय उन्होंने अपना प्रभाव बाहर की ओर फैलाना शुरू कर दिया था। राजकुमार के लापता होने को बहाना बनाकर उन सभी गुटों की जांच पड़ताल, दबाव और छानबीन शुरू कर दी थी जो उन खंडहरों में गए थे जहां से वह कभी वापस नहीं लौटा था। यह प्रतिक्रिया वास्तविक क्रोध से प्रेरित थी या सोची समझी मंशा से, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। शायद वे सचमुच क्रोधित थे, या शायद वे बस किसी बहाने का इंतजार कर रहे थे, या इससे भी बुरा, ये दोनों ही बातें थी। पहली बात समझ में आती थी, दूसरी बात खतरनाक थी। कोई भी खुलकर उनका विरोध करने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से केवल संदेह पैदा होता और साम्राज्य को कार्रवाई करने का और अधिक कारण मिल जाता। ऐसी स्थिति में चुप रहना भी एक तरह से बचाव ही था। और अब एवलॉन फॉरेस्ट में एक और घटना घटित हुई। प्रिसिला की निगाहें धीरे धीरे नीचे फैले उजाड़ मैदान पर घूम गईं। कई महीनों से इस जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती आ रही थीं, और ये तो बस बढ़ती हुई सूची में एक और घटना जुड़ गई थी। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। इससे बुरा समय हो ही नहीं सकता था। राज्यों में घट रही हर चीज को देखते हुए उसने कम से कम यह उम्मीद की थी कि आंतरिक मामले स्थिर रहेंगे, लेकिन एवलॉन फॉरेस्ट इसके विपरीत साबित करने पर तुला हुआ प्रतीत हो रहा था।
उसके चेहरे पर उसके विचारों का कोई भी भाव नहीं झलक रहा था। प्रिसिला ने कुछ नहीं कहा और इसके बजाय अपने विषयों द्वारा स्थिति का आकलन करने की प्रक्रिया को ध्यान से सुना। यह देखकर कि वह और छाया रक्षक दल का नेता पहले बोलने का इरादा नहीं रखते, अंततः अन्य दो ने चुप्पी तोड़ी। उनमें से एक ने अंततः बोलना शुरू किया। उसकी निगाहें नीचे हुए विनाश पर टिकी थीं। जो निशान बचे हैं उनसे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ आगे बढ़ा था। किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं कि वे असहमत थे, बल्कि इसलिए कि यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। सवाल यह नहीं था कि किसी ने प्रगति की है या नहीं, सवाल यह था कि किस तरह की प्रगति इस तरह की घटना को जन्म दे सकती है। उन सभी को पहले से ही जवाब पता था, बस वे इसे कहना नहीं चाहते थे। केवल किसी महान हस्ती का अस्तित्व ही इस तरह का दृश्य छोड़ सकता था। भले ही उनमें से किसी ने भी पहले कभी व्यक्तिगत रूप से ऐसा कुछ न देखा हो, लेकिन राज्य के रिकॉर्ड इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाते थे। लायनहार्ट किंगडम के पास भले ही वर्तमान में कोई पौराणिक स्तर का प्राणी न हो, लेकिन वह इस बात से अनजान नहीं था कि वह स्तर क्या दर्शाता है। और यही वजह थी कि उनमें से किसी को भी यह बात खुलकर कहने में सहज महसूस नहीं हो रहा था। हवा भारी हो गई। एक पल के लिए तो सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल लगने लगा। फिर छाया रक्षक दल के नेता ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। उनकी निगाहें खंडहर हो चुके परिवेश के एक विशेष हिस्से की ओर घूम गईं। लड़ाई के भी संकेत हैं। उसने नीचे की ओर इशारा किया। टूटी हुई जमीन पर खून के कई हल्के धब्बे दिखाई दे रहे थे। सच तो यह है कि उन सभी ने खून को पहले ही देख लिया था, बस अब जाकर किसी ने इस पर ध्यान दिया। बाकी आदमियों में से एक ने जवाब देने से पहले थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। ये प्रगति कर रहे व्यक्ति की ओर से भी हो सकता है। उसका लहजा सख्त, लगभग सोच समझकर लिया गया था, उपेक्षापूर्ण नहीं, बस सतर्कता भरा। क्योंकि अगर यह विपत्ति के कारण नहीं था तो इसका मतलब था कि यहाँ किसी महान हस्ती ने संघर्ष किया था, और संभवतः एक से अधिक ने। यह ऐसी बात थी जिसमें उनमें से कोई भी शामिल नहीं होना चाहता था। फिर सन्नाटा छा गया। प्रिसिला की निगाहें नीचे खंडहरों पर टिकी रहीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन मन ही मन उनके विचार एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे। उसे लग रहा था कि यह लड़ाई नहीं बल्कि एक उन्नति है। हालांकि लायनहार्ट किंगडम में स्वयं का कोई पौराणिक स्तर का प्राणी नहीं था, फिर भी वह उनके बारे में इतना जानती थी कि वे सभी एक दिव्य परीक्षा से गुजरे थे। खून उस प्रक्रिया में लगी चोटों का संकेत मात्र हो सकता है। अब चलें। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें निर्विवाद अधिकार झलक रहा था। बाकी सब तुरंत सीधे खड़े हो गए। किसी ने आपत्ति नहीं जताई। बिना कुछ और कहे वे चारों आकृतियां मुड़ी और खंडहर हो चुके आकाश से गायब हो गईं, अपने पीछे केवल खामोश टूटी फूटी धरती को छोड़ गईं। जाने से पहले प्रिसिला ने एक खास दिशा में आखिरी बार देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके मन में एक बेचैनी सी घर कर गई और वह आसानी से पीछा नहीं छोड़ रही थी। आखिर ऐसा क्यों था कि जब से यह युवक शाश्वत वन के करीब आया था तब से उसे कभी आराम नहीं मिला था? क्या वह इसका कारण था? जाने का आदेश देने से पहले प्रिसिला ने संक्षेप में उस युवक से मिलने के बारे में सोचा था। यह विचार उसके मन में बस एक पल के लिए ही आया और उसने इसे मन से निकाल दिया। शाही भोज में हुई उनकी आखिरी मुलाकात से यह स्पष्ट हो गया था कि माइक नॉर अब वो व्यक्ति नहीं थी जिसे वह आसानी से छू सकती थी। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वह और भी रहस्यमय होता गया। उसने बहुत पहले ही उसकी असली पहचान जानने की कोशिश करना छोड़ दिया था। उसकी यह जिज्ञासा इसलिए खत्म नहीं हुई थी कि उसे अपने जवाब मिल गए थे, बल्कि इसलिए कि उसे एहसास हो गया था कि जवाब ढूंढने से शायद न जानने से भी कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है। वह केवल यही आशा कर सकती थी कि उसकी उपस्थिति उसके राज्य के लिए एक आशीर्वाद साबित होगी। माइकल चुपचाप थॉर्नवेल स्थित अपने महल में लौट आया। हालांकि उसके अपने क्षेत्र में उसकी अमर शक्तियों के कारण अंधेरे में भी जीवन का गहरा प्रभाव बना हुआ था, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनका लापता स्वामी लौट आया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जब माइकल को स्थानिक शक्तियों का ज्ञान नहीं था और उसे छिपकर निकलना पड़ता था और किसी की नजर से बचना पड़ता था, तब की तुलना में वर्तमान माइकल बिना किसी को पता चले अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकता था। ये बात उसके समान रैंक के कई लोगों पर भी लागू होती थी। वापस लौटने के बाद माइकल ने सबसे पहले स्नान किया। वह जादू से पल भर में खुद को साफ कर सकता था, लेकिन उसे यह उबाऊ लगता था। वह नहाने का इस्तेमाल अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए भी करना चाहता था। चूंकि इस समय नौकरानियों को कोई तत्काल संदेश भेजने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए माइकल ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके बाथटब को पानी से भर दिया और उसे जादू से गर्म कर दिया। हालांकि मृत्यु के उत्तराधिकारी ने अंधेरे के साथ अपने जुड़ाव को लगभग सर्वोपरि बना लिया था, इस प्रक्रिया में अपने अन्य मौलिक जुड़ावों को दबा दिया था, लेकिन इसने उसे उनसे पूरी तरह से वंचित नहीं किया था। पहले की तुलना में अब इनका उपयोग करना धीमा और नीरस लगता है, मानो किसी लग्जरी वाहन से 5 पीढ़ियों पुरानी और पिता से पुत्र को बार बार सौंपी गई किसी चीज पर स्विच करना। उनके द्वारा चुनी गई कक्षा के परिणाम भी भुगतने पड़े। हालांकि माइकल अपने नियम के माध्यम से इस सीमा को पार कर सकता था। उसे बस अपने 2000 से अधिक मरे हुए प्राणियों में से किसी के भी गुणों की नकल करनी थी और उनकी मौलिक संबद्धता को विरासत में प्राप्त करना था। माइकल इस बात से अनभिज्ञ था कि यद्यपि अन्य तत्वों के साथ उसका जुड़ाव कम हो गया था, फिर भी वह सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक था। शायद वह अपने नियम का उपयोग किए बिना अन्य तत्वों में असाधारण प्रतिभाओं से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन साधारण प्रतिभाएं तो उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ थीं। स्नान करने में कोई खास परेशानी नहीं होती थी। कुछ देर बाद माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी और पानी ठंडा होने पर बाथटब से उठ खड़ा हुआ। उसने मन शक्ति से खुद को सुखाया और फिर नए कपड़े पहनने के लिए हाथ बढ़ाया। जल्द ही नए नाइटवेयर उसके शरीर पर ठीक से फिट हो गए और माइकल ने राहत की सांस ली। काम पूरा होने के बाद वह दर्पण की ओर बढ़ा। एक पल के लिए वह बस वहीं खड़ा रहा। दर्पण में दिख रही आकृति बेहद आकर्षक थी। उसकी त्वचा पीली थी, लेकिन किसी बीमारी जैसी नहीं। वह स्वस्थ और संवारी हुई दिखती थी, मानो कोमल रोशनी में चमकते हुए जैद पत्थर जैसी, बेदाग।
उसकी आंखें चमकीले हरे रंग की थीं, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति की आत्मा को अपनी ओर खींच लेती थी जो उन्हें देर तक घूरने की हिम्मत करता। उसके लंबे काले बाल कंधों पर खुले हुए थे, कमर तक पहुंचते हुए उसके चेहरे को इस तरह से घेरे हुए थे कि उसकी विशेषताएं और भी निखर उठती थीं। यहाँ तक कि आंटी मिया, जो मानती थी कि पुरुषों को एक निश्चित सीमा से अधिक लंबे बाल नहीं रखने चाहिए, भी उन्हें बाल कटवाने के लिए राजी नहीं कर पाई। इसमें कोई शक नहीं था, माइकल बेहद आकर्षक था, लेकिन माइकल की सोच अलग थी। उसे लगता था कि वह बुरा नहीं दिख रहा है, पर जब भी वह खुद को देखता, आह भरे बिना नहीं रह पाता था। मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ? ऐसा नहीं था कि कुछ गलत था, बस इतना था कि वह सुंदर होने की बजाय आकर्षक होने की ओर थोड़ा अधिक आकर्षित था। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, मानो अनुपात में बेहद नाजुक हों। उसकी पलकें आमतौर पर पुरुषों की तुलना में थोड़ी लंबी थीं, जो उसकी आंखों को इस तरह से घेरती थीं कि उसकी निगाहें और भी कोमल लगती थीं। उनके बाल बिना संवारे हुए भी स्वाभाविक रूप से एक सहज प्रवाह में गिरे हुए थे, जो खुरदरेपन की बजाय शालीनता का स्पर्श देते थे। उनका शरीर दुबला पतला और मांसल था, लेकिन भारी भरकम नहीं। ऐसा नहीं था कि पहली नजर में ही ताकत का आभास हो जाए। वह कमजोर नहीं दिख रहा था, लेकिन वह मर्दानगी की पराकाष्ठा भी नहीं लग रहा था। ये कुछ ज्यादा ही है। इसे स्त्रीत्वपूर्ण कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन यह उसी दिशा में झुकाव रखता था। यहाँ तक कि दुबली पतली काया वाली रेन्ने के भी शरीर में अधिक स्पष्ट मांसपेशियां थीं, जिसे माइकल ने उसके कवच निर्माण के प्रशिक्षण से जोड़ा। और वह अकादमी में अकेली ऐसी महिला नहीं थी जो उसकी रक्षा करने में सक्षम दिखती थी, न कि इसके विपरीत। पता नहीं लिली को इस रूप में क्या दिखता है। खैर, देखते हैं हाई ह्यूमन बनने के बाद वो कैसी बनती है। अगर ये बहुत झंझट वाला हुआ तो मैं आंटी मिया को विकसित करने के बजाय उनके साथ अपना रक्त मिला लूंगी। भले ही असर कम होगा, लेकिन मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। माइकल ने उन विचारों को एक तरफ रख दिया। इस समय उनकी प्राथमिकता दिखावट से कहीं कम थी। वह दर्पण से मुंह फेरकर खिड़की के पास रखी कुर्सी की ओर चला गया और धीरे से बैठ गया। चलो देखते हैं। एक विचार आते ही उसने अपना पैनल खोला। परिचित इंटरफेस उसके सामने खुल गया। जानकारी की पंक्तियां उसकी दृष्टि में व्यवस्थित रूप से सजी हुई दिखाई देने लगी। उसकी निगाहें कुछ पल के लिए अपने स्तर पर ठहरी और फिर नीचे की ओर चली गईं। लेवल अप करना कभी भी सिर्फ संख्या के बारे में नहीं था। इस बार भी ऐसा ही था। उसके आधारभूत गुणों में मामूली वृद्धि को एक तरफ रख दें, जो इस स्तर पर लगभग नगण्य थी, तो जिस बात ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी, वह उसके गुण अंक थे। 517। ये संख्या 400 से बढ़कर 400 हो गई थी। इस स्तर पर भी यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी। अब हर लेवल अप पर माइकल को 13 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते थे, जिनमें से 6 हाई ह्यूमन होने से और 7 उसकी क्लास से मिलते थे। तकनीकी रूप से वह एक सच्चा इंसान था, लेकिन माइकल समझ गया था कि यह बस एक उन्नत उच्च मानव का ही रूप था। हालांकि अपने नश्वर देव शरीर की पिछली उन्नति के बाद से हुई प्रगति को देखने के बाद माइकल ने एक और सिद्धांत विकसित किया जो उसे लगा कि सच्चाई के करीब है। संभवतः उसके अंतिम विकास ने भविष्य की उन्नति से संबंधित एक उपाधि को उसके स्वाभाविक समय से पहले ही प्राप्त कर लिया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसे दूसरों की तरह रैंक 4 के बजाय रैंक 3 पर ही बिजली का प्रकोप क्यों झेलना पड़ा। तकनीकी रूप से माइकल, जो उन्नति से पहले रैंक 3 के अंतिम चरण के अलौकिक प्राणियों का मुकाबला कर सकता था, उन्नति के बाद रैंक 4 के प्रारंभिक चरण के प्राणियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करना चाहिए था। लेकिन वह समझ गया था कि अन्य तरीकों से और प्रगति करने तक यही उसकी वर्तमान सीमा है। उनका सिद्धांत था कि बिजली का प्रकोप केवल उन्हीं लोगों पर आता है जिनके पास नश्वर देव का शारीरिक गठन हो चुका हो या जो इसे विकसित करने वाले हों। यह देखते हुए कि प्रकोप स्वयं इस शारीरिक गठन को विकसित कर सकता है, माइकल को लगा कि उनका सिद्धांत सत्य से अधिक दूर नहीं है। इससे उसके मन में एक और सवाल खड़ा हो गया। क्या रैंक 4 के अन्य अलौकिक प्राणी भी अपने शारीरिक विकास में 25% प्रगति कर चुके थे, या वे भी उसकी तरह ही शुरुआती चरण में ही थे? इसके लिए उसे लगा कि उसे जेस्टर से मिलना होगा और उस राक्षसी अलौकिक शक्ति की चेतना से निकाली गई यादों को वापस लाना होगा। माइकल अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गया। उसकी उंगलियां हल्के से आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थीं। अपने दूसरे लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके विचार वापस पैनल की ओर चले गए। एक कक्षा कौशल। माइकल को क्लास स्किल्स का अच्छा ज्ञान था, सिवाय इसके कि इस बार वह नेक्रोमेंसर नहीं था। यह स्किल डेथ्स हायर क्लास की एक मुख्य स्किल थी।